अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ रोज़ की तरह मदीहा नकवी और मैं हूं रोज़ की तरह शफात अली। ख़वातीन व हज़रात, जुमेरात का दिन है। आज कराची में उस ताकतवर तरीन स्पेल का आखिरी रोज़ है जिसकी वजह से पिछले कम से कम 3 दिन से पूरा कराची जो है वो तरबतर हुआ और लबालब हुआ है और लोग भी नको नक हो गए। बिल्कुल शफात। और आज रात भी मतलब यानी कि आज सुबह भी मुसलसल बारिश होती रही है और अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश होती है तो पहले तो लोग मतलब खुश होते थे ना कि बारिश हो रही है, हम हमेशा की तरह कहते हैं। अब बारिश होती है तो लोगों को ख़तरा है, लोगों को खौफ है, क्योंकि बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। शफात 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है जनाब कराची के कुछ इलाकों में इस हालिया स्पेल के दौरान। 90 साल बाद कराची में इतनी बारिश हुई है तो डेफिनेटली सूरत हाल के लिए कोई भी तैयार नहीं था और नताइज आपके सामने है। बहुत कुछ है मज़ीद भी आपके साथ आज बाखबर सवेरा के राउंड 1 में शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे मदिया? हस्बे आदत, हस्बे रवायत, टॉप स्टोरीज। तो बाखबर सवेरा के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की। और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के छठे स्पेल के दौरान रिकॉर्ड बारिश से सैलाबी हालात अब पैदा हो गए हैं और बच्चों समेत अनफॉर्चुनेटली मज़ीद 7 अफराद इन बारिशों की वजह से जाम बहक भी हो गए हैं। बारिश तो फ़िलहाल अभी भी खैर जारी है और कुछ इलाकों में थम गई है, लेकिन अब भी जगह जगह पानी और जो मलबा है शफात वो खड़ा है। कोरंगी कॉजवे की सड़क बह जाने से कई अफराद लापता हुए और अब तक अपने प्यारों की तलाश में कई अफराद मारे मारे फिर रहे हैं। कोरंगी क्रीक, कोरंगी क्रॉसिंग, इब्राहिम हैदरी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते है और इसी तरह कराची के मरकज़ी इलाके अमेजना रोड के कई हिस्से अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। थदू डैम में पानी की सतह बुलंद है जिसके इतराफ़ की आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है और ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ मुहैया करने की हिदायत करते हुए कहा है कि वफाकी इदारे अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ और आवाम को तनहा न छोड़ें। और पाक फ़ौज की जानिब से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रिलीफ और रेस्क्यू का काम भी जारी है और आर्मी इंजीनियर्स मशीनरी हैवी प्लांट के ज़रिए रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। आर्मी की कश्तियों के ज़रिए मुतासरा अफराद को मुंतकिल किया जा रहा है और मुतासरा अफराद को उनके घरों तक खाना और जो दीगर ज़रूरी अशिया भी हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कराची के बहुत सारे इलाकों में तेज़ बारिश होना शुरू हो गई और इससे पहले भी अभी कल शुक्र शफात जो थोड़ी देर के लिए इनफैक्ट पूरा दिन जो धूप निकली है उससे बहुत सारे इलाके जहाँ पर पानी खड़ा था, पानी थोड़ा ड्राई तो हुआ था और साथ में देखा कि रिलीफ का काम भी जो है वो बड़ी हद तक जारी था। खुद पाक फौज हमने देखा कि वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही थी और स्पेशली शफात 200 फैमिलीज़ जो कि अपने घरों की छतों तक महसूर होकर रह गई थी, पर उनके लिए भी ऑपरेशन करना था कि हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करना था। लेकिन शफात आज जो कहा जा रहा है कि आप बड़ा तगड़ा स्पेल है तो अब अल्लाह खैर ही करे। वो ज़रा हम जरा वेदर की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे तो ज़रा ग्राफिक्स के साथ दिखाएंगे कि आज कराची में क्या होने वाला है। आपको इतना बताते चलें कि अब दिखाई दें लोगों को अब तक जो कराची में सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक पूरे ये वाला जो स्पेल रहा है ये स्पेल इस वजह से भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया क्योंकि बहरा अरब से समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी रहा जिसकी वजह से खलीज बंगाल से आने वाली हवाओं में स्ट्रेंथ आती गई और उसकी वजह से बार हमने देखा कि रोलिंग क्लाउड्स बनते रहे और बहुत ज़्यादा बारिश होती रही हर थोड़े वक्फे के बाद। इस दफ़ा आज के दिन भी कुछ ऐसा होने वाला है। एक जो बड़ा चंक है वो तो रात को गुजर चुका है, लेकिन आज भी जो बाद दोपहर है उम्मीद ये है कि बाद दोपहर तक ये मामला निमट जाएगा और वो जो सिस्टम कमज़ोर हो रहा था जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता डेसिपेट हो जाएगा। इस वक्त महकमा मौसमियात की जारी करदा तस्वीर के मुताबिक वो ताकतवर सिस्टम इस वक्त भी बहरा अरब में मौजूद है, लेकिन समंदरी हवाओं का रुख केटी बंदर की तरफ है जिसका मतलब ये है कि आज बाद दोपहर ये समुद्री हवाएं कुछ हद तक डेसिपेट हो जाएंगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ऊपर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मंगला डैम का जितना भी कैचमेंट एरिया है उसमें बड़ी शदीद बारिशें हो रही हैं। अगर हम आपको एनिमेट करके दिखा सकें तो यहाँ पे अच्छा खासा इस वक्त भी एक स्ट्रॉन्ग स्पेल मौजूद है और इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम मशरकी इलाकों में
बहुत तेज बारिशें हो रही हैं। नॉट ओनली इस्लामाबाद, बल्कि हम देख रहे हैं कि लाहौर में भी कल बड़ी तेज़ बारिश हुई है, और अब लाहौर में अब बारिश हो, जो पिछली तरह लाहौर की बारिशों ने जो तूफान मचाया था, तो अब लाहौर के लोग भी काफ़ी परेशान है कि जी अब बारिश वैसे ही तेज़ हुई जैसे पहले हुई थी। तो अभी आप लाहौर की सिचुएशन क्या देख रहे हो? जी, लाहौर में इस वक्त सिचुएशन ये है कि ड्रिजल हो रहा है और ड्रिजल के इम्कान भी है, लेकिन जो ख़तरनाक बारिश का स्पेल है वो ये पर्पल पॉइंट आप देख सकते हैं, जो कि इस वक्त मीरपुर के इलाके में मौजूद है, और ये वो इलाका है जो कि मंगला डैम का कैचमेंट एरिया है। अच्छी खासी बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, और आइंदा आने वाले चंद घंटों में ये मज़ीद ईस्टवर्ड जाएगा, यानी सियालकोट और वर्किंग बाउंड्रीज के जो इलाके हैं, जेलम वैली है, इस सब में बड़ी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। कराची का जो ये सिस्टम था डिप्रेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता अब कराची से बाहर निकल के टूवर्ड्स केटी बंदर जा रहा है, जिसका मतलब है कि आज बाद दोपहर केटी बंदर के इलाके में तेज़ बारिशें शुरू हो जाएंगी। कल रात भी हुई थी, आज दोबारा भी होंगी, लेकिन कराची से आज शाम तक जो ये बारिशों का सिलसिला है ये खत्म हो जाएगा। इम्कान जाहिर किया जा रहा था। दो दिन पहले आपने जैसे बताया था कि हो सकता है कि ये जो बारिश है, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि स्पेल रहेगा थर्सडे तक, ये वीकेंड तक भी जा सकता है, तो अब वो वीकेंड पे जाने की कोई चांस नजर नहीं आ रहा। लकीली ये बारिशों का स्पेल आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि भारतीय रियासत भोपाल पे इस वक्त जो हवा का कम दबाव मौजूद है वो सिंध पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड में कुछ कमी वाक़ हुई है, और वो अभी भी भारत के मध्य प्रदेश के इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से उसके सिंध में आने में टाइम है, और एक अच्छा खासा कुशन मिल गया है अगले स्पेल के आने तक। तो ये होने जा रहा है जनाब आज मौसम की सूरत हाल। चलें, आज मौसम की क्या सूरत हाल है, ना सिर्फ कराची में बल्कि दीगर शहरों में, वो तो शफात आपने बता दी, लेकिन ज़रा कराची में जो ये बारिशें हुई हैं, जो हालिया बारिशों का स्पेल है, उसने क्या कुछ तबाही मचाई है आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और अब तक तकरीबन 7 अफराद जो हैं वो इन बारिशों की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में मलीर नदी के तेज़ रेले बहुत कुछ बहा कर ले गए हैं। 3 दोस्त वकास, उबैद और कामरान ये कोरंगी कॉजवे पर पानी में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे थे कि एक तेज़ रेला आया, और ये तेज़ रेला इन्हें भी बहा कर ले गया, और पानी इतना तेज़ था कि कोई भी उनकी मदद को नहीं जा सका। और इस हादसे की इत्तला पर PTI MPA राजा अजहर भी लोगों को निकालने के लिए ईदी रज़ाकारों के साथ वहाँ पे पहुँचे। नेवी के गोताखोरों ने 21 साल के उबैद की लाश तो निकाली, लेकिन जो उसके जो दीगर साथी थे जो वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी तरह अगर सी व्यू की बात की जाए तो वहाँ भी गहरे पानी में ईदी की जो बहरी खिदमात की कश्ती है वो अपना काम कर रही थी, फंसे हुए माहीगीरों को और अफराद को बचा रही थी, लेकिन जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, ऊंची लहरें, उसके बायस वो कश्ती उलट गई, जिससे फैसल ईदी समेत 6 अफराद उसमें सवार थे, वो भी उस कश्ती में थे। तो लेकिन बहरहाल उसी वक्त उनको बचा लिया गया, और फैसल ईदी साहब उस वक्त पानी में डूबे एक शख्स की तलाश कर रहे थे। अब से कुछ देर में हम फैसल भाई से रब्ता भी करेंगे, ज़रा उनसे भी पूछेंगे। उनको माहीगीरों ने वहाँ पे बचाया। कराची में जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो हम देखते हैं कि मुखय्यर हजरात और ऐसे लोग वॉलंटियरली सामने आते हैं, और इनके सामने आने की वजह ही इससे लगता है कि कराची में हर बार बड़ी तबाही नहीं से बच जाता है कराची, क्योंकि ऐसे लोग सामने आके अपनी जानों को ख़तरे में डाल के दूसरों की जानें बचा लेते हैं। इसमें अगर जो ये 3 नौजवान हैं, जिनमें से अगर वो उबैद की बात न करें, उबैद के साथ जो उसके साथी थे, अल्लाह करे कि क्योंकि अभी भी तलाश जारी है, तो उनकी बॉडीज़ पे जो है वो मिल सके, अल्लाह करे कि मौजज़ा ही हो जाए कि वो सर्वाइव कर पाए हो। लेकिन 21 साल उबैद, और ये बड़ी हिम्मत की बात है शफात के, इतना तेज़ पानी का रैला आ रहा था, उस पर फंसे हुए लोगों को निकालने के जब अंदर जाते हैं तो हमने देखा कि बहुत पानी का तेज़ रैला था, दे वर नॉट दैट एक्सपर्ट कि वो अपनी जान बचा पाते। तो इसलिए अपनी जानों का भी ख्याल आप ज़रूर रखें, और जैसे हम रोज़ कह रहे होते हैं बारिशें बहुत तेज़ है, खुदारा गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। कराची में रवा मानसून के छठे स्पेल ने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या तबाही मचाई है, और जहाँ मुतादिद शहरी अपनी जान से गए हैं, वहाँ ही शहर के ताजरों को अरबों रुपए के इनका भी सामना करना पड़ा है। सीवरेज की नाकिस सूरत हाल की वजह से कई फुट पानी दुकानों में दाखिल हो गया। मार्केटों में 2 रोज़ बाद भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। शहर के तजारती मराकज़ की सड़कों से अब तक पानी की निकासी शुरू नहीं हो सकी। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। कराची में होने वाली मानसून की बारिशों से अब तक जहां 30 से ज़ायद अफराद की जान जा चुकी है,
वहीं माशी लिहाज से कराची के शहरियों और ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। कराची की मार्केटों में पानी दाखिल होने से करोड़ों रुपए का माल खराब हो गया। तिजारती मराकज और ओल्ड सिटी एरियाज की मार्केटों में बारिश गुजर जाने के 2 रोज बाद भी सड़कों और गलियों में पानी और कीचड़ मौजूद है। शाहराह फैसल नर्सरी पर मौजूद फर्नीचर और दीगर दुकानों में 6 से 7 फीट पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद वहां रखा सारे के सारा सामान खराब हो गया। कराची के ताजिर पहले ही मार्च से कोरोना के बाइस शदीद परेशानी का शिकार थे। बारिश और सीवरेज के पानी ने उनके नुकसान को मजीद बढ़ा दिया है। नर्सरी, PCHS, तारिक रोड, बहादुराबाद की तरह लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, नागिन चौरंगी की भी दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ा। सदर से लेकर टावर तक एमेजिना रोड पर मुताद्दिद मार्केटों में पानी भरने से ताजिरों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से मुतासिरीन की तादाद सैकड़ों में है। बोल्टन मार्केट, खारादर, मुंबई बाजार, जोड़िया बाजार, जूना मार्केट, ली मार्केट, सराफा बाजार और अतराफ की छोटी छोटी मार्केटों की गलियों में भी पानी और कीचड़ मौजूद होने की वजह से वहां तिजारती सरगर्मियां शुरू नहीं हो पाई। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे और हम इस बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी देर में सदर ऑल कराची ताज इत्तेहाद अतीक मीर साहब, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है इन ताजी बरादरी को, क्योंकि जो पानी आया है लोगों के सिर्फ घरों के अंदर ही दाखिल नहीं हुआ, बल्कि ये पानी लोगों की और स्पेशली जो ताजी बरादरी है उनकी शॉप्स के अंदर भी जो है एंटर हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ है ताजी बरादरी को इन होने वाली बारिशों की वजह से। अतीक मीर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे जी एग्जैक्टली कि हमारा राब्ता हो सके सदर ऑल कराची ताज इत्तेहाद अतीक मीर से, क्योंकि शफात हम बात ही करें कि सिर्फ लोगों का, आम शहरियों का इतना नुकसान नहीं हुआ। जो ताजे बरादरी जो कि ऑलरेडी इतना सफ़र कर रही थी कोरोना के टाइम में मुसलसल, क्योंकि लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, तो उन्होंने बहुत सफ़र किया। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो फिर जो बारिश आ गई, और जब बारिश आई तो बारिश इनको भी नुकसान पहुंचाए। एक बार फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वो सदर के इलाके में है, और सदर के इलाके में इन मार्केट्स का होना डिमांड करता है कि सदर से पानी का ड्रेनेज भी बहुत बेहतर अंदाज में हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स हैं, मोबाइल मार्केट्स हैं, कपड़े के बहुत बड़े बड़े मराकज़ हैं ये, और जिनसे पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स आके होलसेल का अपना माल उठाते हैं, उन मार्केट्स में 2-2, 3-3 दिन तक पानी का खड़ा होना ये बड़ा टेरेबल है। बिल्कुल शफात। और दूसरा ये कि बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े ताजर हैं वो इतने वीक होते हैं कि वो चीज़ें खुद नहीं करवा सकते। वहाँ पे बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का अगर आप रुख कर लें, छोटी छोटी शफात गलियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहले हम इन्हीं गलियों की वजह से हम रो रहे थे कि कोरोना फैल सकता है, कि अगर मार्केट्स खुलेंगे लोग जाते हैं, और उसके बाद अब जब ये मार्केट्स खुली हैं और पानी आया और किस तरीके से पानी जो है इन छोटी छोटी गलियों में गया और वहाँ से निकालना जो है ये पानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो सिर्फ गलियों में रुका नहीं। इसकी एक और वजह भी है मदिया, क्योंकि ये बहुत कदीम मार्केट्स हैं सारी, लिहाजा अब रोड का लेवल ऊंचा है और मार्केट्स का लेवल थोड़ा सा नीचे है। आपको हर मार्केट में आने के लिए 2-3 स्टेप्स नीचे उतरने पड़ते हैं, और हर मार्केट आपको एक स्लोप में नज़र आती है, जिसकी वजह से हर मार्केट एक पोटेंशियल है पानी के पूल होने का। और उसी की वजह से कराची के जितने भी ताजिर हैं, हमने देखा कि किस तरह से वो मुतासर हुए हैं। नर्सरी कराची का इलाका, जहाँ की फर्नीचर मार्केट एक बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है, हमने देखा कि उसमें 6-6 फुट पानी मौजूद। और दूसरी बात, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं उनमें जो ज़्यादातर जो स्टोरेज की जो चीज़ें होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं। खैर जी, इस वाले से हमें ज्वाइन कर लिया सदर ऑल कराची ताज इत्तेहाद एसोसिएशन अतीक मीर साहब ने, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि कितना नुकसान हुआ है ताजी बिरादरी को इन होने वाली बारिशों की वजह से। देखिए, नुकसान की कई तफसीलात हैं। एक तो कारोबार का ना होना, जो ना कल हो सका, ना परसों हो सका, और ना ही आज हो सकेगा। ये यकीनी तौर पे कारोबार का 10 से 12 अरब का नुकसान है। लेकिन उसके अलावा जो सैकड़ों दुकानों में पानी दाखिल हुआ, बहुत सी इमलाक तबाह हो गई, तिजारती मराकज़ में कई जगहों पे पानी ने जो हशर बर्पा किया, तो अरबों रुपए तो इसका नुकसान है। देखिए, एक तो सूरत हाल पानी से पहले की है कि जब ये सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त ना होने की वजह से हम देखते हैं कि हर बारिश में मार्केटें तिजारत के लायक नहीं रहती। तो ये एक सिस्टम अगर बेहतर हो जाए तो ये सारे नुकसान मैं समझता हूँ इनसे बचा जा सकता है। इसलिए कि एक दिन बारिश में अगर मार्केटें बंद होती हैं तो दूसरे दिन पानी जमा होने के बाइस
मुमकिन नहीं रहता कि कारोबार किया जा सके। ये अरबों रुपए का नुकसान एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब 2 से ढाई माह की जो लॉकडाउन, ये कोरोना लॉकडाउन की बंदिश के बाद ताजिर अपने ज़ख्म चाट रहे थे, मईशत का भट्टा बैठा हुआ था, तिजारत सनत ये शदीद दुश्वारियों का शिकार थी, उसमें ये सूरत हाल पैदा हुई। देखिए कुदरत से हमें क्या गिला है, कुदरत अगर ये सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, अगर ये सड़कों को बेहतर कर लिया जाता, जो हमेशा से कई सालों से हम चिल्ला रहे हैं, ये कोई 1 साल 2 साल या 3 साल की बात नहीं, 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। तो आपकी एसोसिएशन ताजिर तो चिल्ला रहे हैं कि बड़ी मार्केटों में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, तो आपकी सुनवाई ही नहीं हुई? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप इतने सालों से आप इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि ड्रेनेज और सीवेज के सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर है ही नहीं। देखिए किससे फरियाद करें, आप मुझे बता दीजिए। चलिए मैं आप ही से सवाल करता हूँ कि हम फरियाद करें तो किससे करें? हमें ज़रा बता दें कि सिंध में कुछ सुनने वाला है। लोग आते हैं, वो जो ज़िम्मेदार जिन्हें लोग समझते हैं कि ये हमें हमारे दुखड़े दूर करेंगे, हमारे दर्द का दरमा करेंगे, वो आते हैं, मुस्कुराते हैं, दौरे करते हैं, उन्होंने अपने पूरी हिफाजत की होती है और उसके बाद वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद कुछ तो करें, उनका अतीक फिर साहब, पता ही नहीं होता। ये ना बताइएगा उनके इक़दामात कि होते हैं। कराची की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो कौन सी मार्केट्स सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं और कौन सी नोयत का कारोबार इस वक्त ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है? देखें कराची को जिस तरह आप कहते हैं माशी हब है, इस तरह कराची में भी एक ऐसा इलाका है जिसे हम ओल्ड सिटी एरिया कहते हैं। वहाँ 100 से ज़ायद मार्केटें हैं जहाँ कराची का 80% जो तिजारत है वो ओल्ड सिटी एरिया की मार्केटों में होता है। आज 3 दिन से एक शटर नहीं उठ सका और मैं समझता हूँ कि कल भी शायद सूरत हाल ऐसी ही रहे। कहीं कोई इक़दामात नज़र नहीं आते, वो वहाँ के ताजिर सड़कों पर आ गए। उसके अलावा जा बजा देखें छोटे छोटे कारखाने हैं, नर्सरी फर्नीचर मार्केट का एक नशीबी हिस्सा है। जब भी उसके करीब से गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो होता है, 100 से ज़्यादा दुकानें ज़ेर आब आ जाती हैं। आप सोचें कि एक दुकान की छत की हाइट 8 से 9 फीट या 10 फीट इससे ज़ायद नहीं होती, वहाँ 7 फीट तक पानी खड़ा हो जाए और लाखों रुपए उस दुकान में सामान वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए। आप सोचें कि ये कहाँ ऐसा होता है। मुद्दतों से लोग शोर बचा रहे हैं, इस नाले की सफाई करें, हल्की बारिश में भी। लेकिन अगर देखिए अगर सुनवाई नहीं होती अतीक में साहब, वही बात कि देखिए ये तो एक नेशनल क्लैमिटी है कि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दुकानें नहीं खुल पी, लेकिन यस पानी खड़ा है जिसकी वजह से लोग नहीं आ सके। अगर सुबह जब मैं सदर से गुजरती हुई आई हूँ तो सदर का जो एरिया है वो क्लियर हो गया था, वहाँ पे इतना पानी नहीं खड़ा था, बट यस कचरा तो वहाँ का रोज़ का एक इशू है कि वहाँ पे कचरा खड़ा होता है। तो आप लोगों की अपनी एसोसिएशन ने, आप लोगों के अपने इत्तेहाद ने अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसा नहीं किया कि आप लोगों का जो कारोबार है वो इतनी बारिश में भी सर्वाइव कर पाए? देखिए अपनी मदद आप में हम क्या कर सकते हैं, तो कश्तियाँ तो ख़रीदने से रहे, इसलिए कि जब 2-2 फीट 3-3 फीट पानी होगा, जा बजा कीचड़ होगा। चले बारिश जैसा आपने फरमाया कि निकासी आपकी बात की भी एक सूरत हाल होती है, कहीं खाकरूब नज़र नहीं आते, कहीं सफाई करने वाले नज़र नहीं आते। ताजिर कैसे वो कीचड़ कचरा उठाएं, हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं हैं। अक्सर मार्केटों में हम खाकरूब जो सरकारी खाकरूब है हमसे पैसे लेते हैं और वो सफाई करते हैं। ये तो सिस्टम है। चाइना की कंपनी वो भी जान छुड़ा के भाग गई। तो मैं समझता हूँ कि ताजिर क्या कुछ करें, शहरी क्या करें। आपने देखा जो मंजर, जो हालात, जिस तरह घरों में पानी आया, एक बंदा मैं नहीं समझता वो अगले 5 साल में भी दोबारा घर बसा सकता है। जिस तरीके से सारे बर्तन, उसका पूरा फर्नीचर तबाह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स तबाह हो गई। आपने ये मंजर देखे होंगे यकीनन सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी। तो खुदा करे ये मंजर वो देखने वाले भी देख लें और इसका एहसास कर लें। मैं समझता हूँ जो हो चुका ये डिज़ास्टर वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन आइंदा के लिए कोई तदबीर नज़र नहीं आती। आइंदा के लिए कोई भी तरकीब नज़र नहीं आती। यही वो मसला है के जिसकी तरफ हम भी निशानदही कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। बहुत बहुत अतीक मीर साहब, सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, कराची को मास्टर प्लान कैसा मिलना चाहिए, वो ड्रेनेज जो कि नालों के बजाय सड़कों से अपना रास्ता बनाता हुआ मलीर नदी या लियारी नदी में जाता है, उसको और कौन सा रास्ता फराहम किया जाए
کہ وہ وہاں نہ جائیے. ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج تک کچھ خاطر خواہ جواب نہیں مل پایا. بالکل شفاعت ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو بڑی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کراچی کی بہتری کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. ریاست کراچی کے حالات بہتر کرنے میں بھی سنجیدہ ہے اور کراچی کی بہتری کے لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں 2 اہم اجلاس ہوئے تھے اور ان اہم اجلاسوں میں جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کے والے سے اجلاس ہوئے تھے جس میں پی ٹی آئی کے ارکین موجود تھے, جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ موجود تھے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکین موجود تھے اور ساتھ میں اس میں مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے. تو مصطفیٰ کمال نے کل ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو 2 اہم اجلاس ہوئے تھے میں ان اہم اجلاس میں خود موجود تھا. کہتے ہیں اجلاس میں 1 سال کے لیے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لانے سے متعلق نہ کوئی بات ہوئی اور نہ ہی مجھے اس کی آفر ہوئی. کیا کہا انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں. چند دن پہلے کراچی کے حوالے سے چند بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوئی تھی جس میں میری اطلاع ہے کہ آپ بھی شریک تھے چند میٹنگ میں, اور کیا آپ کو کوئی ایسی آفر ہوئی کہ سال کے لیے آپ کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جائے؟ نہیں ارشد بھائی, ایسی کوئی آفر نہیں ہو مجھے اور اس حوالے سے میٹنگ بھی نہیں تھی. اور کوئی تجویز ایسی زیر غور آئی؟ آگے کیسے لے کر جائیں؟ نہیں, ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں آئی. بالکل. اچھا, ان میٹنگ میں آپ شریک ہوئے تھے؟ جی میں اب تو سب کو پتہ ہے, سب لوگوں نے جو لوگ میٹنگوں میں تھے تو سب نے جا کر باہر بتا ہی دیا. تو بالکل میں دونوں میٹنگوں میں شریک تھا, اسلام آباد اور کراچی دونوں. تو اس میں آئیڈیاز کیا آئے تھے کراچی کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں چاہتے یہ ڈسکس ہوئی اوور آل بالکل, اور بڑے اچھے ماحول میں, اور سب نے اس کو ایگری کیا کہ بھائی کراچی جو ہے اس وقت جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ آ کر بیٹھ گئی ہے اور سپریم کورٹ جو ریمارکس پاس کر رہی ہے وہ غلط نہیں ریمارکس پاس کر رہی. تو اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ریاست کی کہ بھئی اگر کراچی اسی طرح سے تباہ ہوتا رہے گا تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا. تو سندھ حکومت کے کس حکومتی رکن نے آپ سے رابطہ کیا تھا کہ ان ملاقاتوں میں آپ شریک ہوں؟ نہیں, مجھے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سندھ حکومت کے تو لوگوں سے میری وہیں ملاقات ہوئی جب میٹنگ میں گیا. جناب مصطفیٰ کمال کو آپ نے سنا. وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کر رہی ہے, 6000 ارب روپے پیپلز پارٹی کو مل چکے ہیں. کراچی کی عوام صرف MQM پاکستان کو ووٹ دیتے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں پیدا ہونے والے بچے نے صرف پتنگ دیکھی ہے, کچھ بھی کر لو, چاہے دبئی سے لوگ لے آؤ, ووٹ صرف پتنگ کو پڑے گا. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. 12 سال سے پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے, اس سے بھی کوئی سوال کرے. 6000 ارب روپیہ 12 سال میں ان کو مل چکا ہے. سندھ گورنمنٹ کی نا اہلی ہے یہ, سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے سارے پاور. اگر میں غلط کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, وہ کام سندھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. کراچی نے ووٹ اگر ڈالا ہے اور ڈالتی ہے تو وہ MQM پاکستان کو ہی ڈالتی ہے اور انشاءاللہ ڈالتی رہے گی. جب بھی الیکشن ہوگا کراچی کی عوام پتنگ, جو کراچی کا بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھ کھولی ہے تو پتنگ ہی دیکھی ہے صرف, وہ ڈالے گا بھی پتنگ کو ہی ووٹ. چاہے کچھ بھی کر لو آپ, کتنی بھی پالیسیاں بنا لو, کراچی کا بچہ پتنگ کو ہی ووٹ ڈالے گا. چاہے دبئی سے آ جائیں لوگ, چاہے کہیں سے بھی آ جائیں, ووٹ پتنگ کو ڈلے گا. اور کراچی کی صورتحال پر اب جو کرکٹ کے لیجنڈز ہیں وہ بھی خاموش نہیں ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی بارش کے بعد کراچی کی صورتحال پر پھٹ پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, گلیاں پانی سے بھر گئی ہیں اور لوگ ان گلیوں میں ڈوب رہے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں اس شہر کو ایسے ہی تباہ ہوتے دیکھا اور شرم آتی ہے کہ اب ہمارے بچے بھی اس کی بربادی کے گواہ ہیں. شاہد آفریدی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بات ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور اب ذرا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ جب حاضر خدمت ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کراچی میں ڈاکٹر مہا کی خودکشی کے معاملے میں اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے. ڈاکٹر مہا کے والد نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس سے رجوع کر لیا ہے اور پولیس حکام کے مطابق ڈاکٹر مہا کے والد نے 3 افراد کے خلاف گزری تھانہ کے افسران کو نشاندہی کی ہے, جس کے بعد پولیس نے ان 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. ایک معروف ڈینٹسٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے, جس میں سے ایک ڈاکٹر مہا شاہ کا دوست اور دوسرا ڈاکٹر شامل ہے.
درخواست میں ملزمان پر زیادتی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ماہا نے 18 اگست کو مبینہ طور پہ خودکشی کی تھی۔ ڈاکٹر ماہا کی خودکشی کے حوالے سے تفتیش میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیس نے کیا نیا موڑ لیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کرائم رپورٹر سلمان لودھی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہیں۔ سلمان، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر ماہا کے کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور تفتیش کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر ماہا کے اگر کیس کی بات کی جائے تو پولیس نے باقاعدہ طور پر اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ 3 دفعات لگائی گئی ہیں، ایک نشہ آور چیزیں کھلانے کا، ایک غیر اخلاقی حرکات کرنے کا اور ایک قتل جان سے مارنے کی دھمکی دینے کی۔ یہ 3 دفعات لگائی ہیں۔ تفتیشی پولیس باقاعدہ طور پر اس کیس پر کام کر رہی ہے۔ اس کیس سے جڑے اب تک 3 گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ 2 وہ افراد گرفتار ہیں جس میں ایک کا اسلحہ استعمال ہوا اور ایک وہ دوست ہے جس نے اسلحہ ڈاکٹر ماہا کو لا کے دیا۔ سب سے مرکزی جو گرفتاری اب تک سامنے آئی ہے ڈاکٹر عرفان قریشی کی ہے۔ اہل خانہ کا یہ الزام ہے کہ ڈاکٹر عرفان قریشی نے اپنے کلینک میں بلا کر ڈاکٹر ماہا کو نشہ آور چیز الکوہل اور کوکین کھلائی، اس کے بعد غیر اخلاقی حرکات کی۔ یہ الزام لگایا ہے جو اہل خانہ ہیں ڈاکٹر ماہا کے عرفان قریشی پہ۔ سب سے مرکزی ملزم جو اس کیس کا ہے وہ جنید ہے جو ڈاکٹر ماہا کا دوست تھا۔ اہل خانہ جو ڈاکٹر ماہا کی بہن ہے، بھائی ہیں، ان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ جنید نہ صرف ڈاکٹر ماہا کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا، لیکن ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر ماہا کے تشدد کی وجہ سے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اہل خانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جنید ڈاکٹر ماہا کو نشہ آور چیز کھلانے کا عادی بھی بنا چکا تھا اور کئی بار اس کو زیادتی کا بھی نشانہ بنا چکا تھا۔ اس کیس میں 3 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ 2 کولیگز ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عرفان، ڈاکٹر وقار اور جنید۔ پولیس نے اب تک جو گرفتاریاں کی ہیں اس میں مرکزی جو ملزمان ہیں اس میں ڈاکٹر عرفان اب تک گرفتار ہوا ہے۔ 2 افراد اس کیس کے اب بھی مفرور ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جائیں۔ سلمان، یہ بتائے گا، ڈاکٹر ماہا نے جو اپنی زندگی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کی تھی، تو اب ڈاکٹر ماہا کے جو والد ہیں، 2 جنید سمیت جن 3 لوگوں کے بارے میں الزام انہوں نے لگایا جو گرفتار بھی ہو گئے ہیں، ان کو موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو کیا یہ الزامات جو ہیں ان پر ثابت کیے جا سکیں گے؟ کیونکہ پہلے تو جب ان کی تدفین بھی کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ہم پولیس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ سے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے انویسٹیگیشن پولیس کے لیے۔ اب یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، جن دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، کیا ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں ثابت کیا جا سکتا؟ پہلے اہل خانہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ قانونی کارروائی کرنا نہیں چاہتے اور ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ ہوتی ہیں، تو وہ اب تک تو ڈاکٹر ماہا کی نہیں کی گئی تھی۔ کیس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور یہ خاصا چیلنجنگ ہوگا انویسٹیگیشن پولیس کے لیے الزامات کو ثابت کرنا۔ دوسری جانب جو ان تمام موقف سے ہٹ کر اب تک ڈاکٹر ماہا کے اہل خانہ کا موقف تھا، اگر دوسری سائڈ کا موقف دیکھا جائے تو جنید کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی خاصی دوستی تھی اور نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، لیکن جو الزامات لگائے گئے وہ تمام دوست اور ڈاکٹر کی جانب سے بالکل انکار یہ کیا جا رہا ہے کہ بالکل ایسا ہو سکتا تھا۔ تو خاصا مشکل کیس ہے کیونکہ ڈاکٹر ماہا نے خودکشی کر لی اور پولیس نے بھی اس واقعے کو خودکشی ڈکلیئر کر دیا، لیکن جو وجوہات ہیں، ٹینشن ہے، اس قسم کی کیفیت پیدا کر دینا، اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں یہ تمام چیزیں ثابت کر دینا، یہ پولیس کے لیے خاصا اہم ہے اور چیلنجنگ ہے اور پولیس نے لیگل ٹیم سے بھی یہ بہت مشاورت کرنے چیلنجنگ کے ہوگا بعد یہ پولیس کے مقدمہ لیے۔ درج بہت شکریہ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شفاعت، اب کافی زیادہ ایسی چیزیں جو کہ آپس میں اب کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، جیسے پہلے جب یہ بات تھی تو کہا گیا تھا کہ جس دن انہوں نے خودکشی کی تھی انہوں نے اپنے بال جو ہیں وہ ڈائی کیے تھے، جس دن انہوں نے خودکشی کی تھی تو ان کے والدین نے، ان کی فیملی نے کوئی FIR تب درج نہیں کرائی تھی اگر پہلے نشہ آور کوئی بھی چیز کھلا کے ان کو زیادتی کا بھی نشانہ بناتے رہے۔ ایون دین فیملی نے کبھی سوال اس کی بات نہیں کی، پولیس سے رابطہ نہیں کیا گیا، کوئی FIR نہیں کر پائے گی، اور اب جب کہ خودکشی انہوں نے کر لی ہے تو دفنا کے بھی جب آگے تو اس کے بعد یہ الزامات لگانا، یہ پروف کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ بڑا مشکل کیس بن گیا ہے اور اس میں بہت ساری جگہوں پہ آئیبروز بھی ریز ہوتی ہیں، کوسچن مارک بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ معاملہ چونکہ تفتیش میں ہے لہٰذا اس کو فالو اپ کریں گے، اس کو پرسیو کریں گے اور اگر اس میں کوئی بریک تھرو آتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، کل ایک بڑی اچھی خبر آئی اور اس اچھی خبر سن کے سر شرم سے جھک گیا، اور وہ اچھی خبر آئی ہے جناب براعظم افریقہ سے۔ کل براعظم افریقہ کو، افریقہ کے تمام ممالک کو، جن میں غریب ترین ممالک بھی شامل ہیں اور نسبتاً امیر ممالک بھی شامل ہیں، ایسے ممالک بھی شامل ہیں جن میں گزشتہ 10 سالوں سے خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور ایسے ممالک بھی شامل ہیں کہ جو ابھی بھی بھوک سے جو فائٹ کر رہے ہیں، جو ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں فیمین سے، یعنی کہ خشک سالی سے، بھوک سے، قحط سے۔
उन तमाम ममालिक में अब पोलियो नापैद हो गया है, पोलियो ख़त्म हो गया है और कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा इसका ऐलान किया। अब दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिनमें पोलियो वायरस बाकी रह गया है, जिसमें से एक है पाकिस्तान। बिल्कुल जी, एक पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी इस वायरस के खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से इस वायरस को शिकस्त देने के लिए, उसके खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पोलियो से बचाव की मुहिम गलत मालूमात जैसे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है। अब भी पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए एक तवील रास्ता है, एक तवील जंग है जिसको लड़ना दरकार है। और कोरोना वायरस के दौरान भी रज़ाकार अपनी जानों को ख़तरे में डाल के मुकम्मल SOPs के साथ घर घर जाके पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। और ऐसी सूरत में वालिदैन पर अब ये लाजिम है, हम आपसे हाथ जोड़कर ये इल्तिजा करते हैं कि खुदारा अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है इसको माजूर ना करें। ये आपका अपना मुस्तकबिल माजूर करेगा, ये मुल्क का मुस्तकबिल माजूर करेगा। दुनिया जहान में पाकिस्तान की जगहसाई होती है, जब आपको कहीं जाना होता है, आपको जाकर उनको जब सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि हाँ जी मैं पोलियो के कतरे पी कर आया हूँ और मैं पोलियो जैसा मूजी मर्ज आपके मुल्क में नहीं लेकर आ रहा शफात, ये तब बड़ी 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 शर्म का सामना करना पड़ता है उस वक्त। तो जनाब, वालिदैन आप पर लाजिम है प्रोपेगेंडा को शिकस्त दें, पोलियो मुहिम को कामयाब बनाएं, हुकूमत का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। 2 बूंद ज़रूरी है बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर इत्फाल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पोलियो पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, अब पाकिस्तान में बाकी है। मंजिल बहुत करीब है, नामुमकिन नहीं है। अगर सारी दुनिया ने कर लिया, सोमालिया जैसे ममालिक ने कर लिया तो पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन कुछ मुश्किलात हैं। ज़रा उस हवाले से बताइएगा कैसे शिकस्त दी जा सकती है। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने एक तो मुझे मदद किया, मौका दिया कि हम ज़रा इस मौजू पे बात कर लें। मसाइल हकीकत में काफ़ी सारे हैं, बस ज़्यादातर जो है वो तवहमात हैं और बहुत सारी नेगेटिव पब्लिसिटी है, जिसकी वजह से लोगों ने ज़रा इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। आगाही की कमी है। लोग कहते हैं कि हमें कतरे पिलाने आ रहे हैं तो उसके अंदर फलां चीज़ आमेदिश मौजूद है, ये बीमारी का किसी और बीमारी यानी अपना फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये खदशात जो है वो आप क्लियर करते हैं तो भी कुछ लोग आगे बढ़ के साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जो एंटी वैक्सीन लॉबी है वो गैर ज़रूरी बातें शुरू कर देती है। और दूसरी बात, ऊपर से अभी ये कोविड की वजह से हमारे जो थे मुहिम चल रही थी वो रुक गई और 4-5 महीने तक इसमें रुकावट आ गई और साथ में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी में भी इशू आते रहे। तो अब फिर शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे। नाइजीरिया जैसा मुल्क, माली जैसा मुल्क और सारे जो गरीब तरीन मुल्क हैं जहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मसला आ रहा है वो एक है पहुँच का। हमारे लोग जाते हैं, एक तो वॉलंटियर्स को, आपको पता है पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे 300-350 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को मारा गया है, बिल्कुल बदकिस्मती से, मगर वो हालात अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल में है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग पहुंच सकते हैं या नहीं, जब पहाड़ियों पे हैं, घर में है, रेगिस्तान में है और ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये कबीलों का झगड़े चलते हैं, तो वहाँ पे पहुँचने में ज़रा दिक्कत हो रही है। और मगर फिर भी डॉक्टर साहब, वैसे आपने बात बिल्कुल सही की। हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने बड़ी शहादतें दी हैं इस कौम का मुस्तकबिल माजूर होने से बचाने के लिए। लेकिन ये जो दिमागी तौर पे पोलियो है ये हम ख़त्म नहीं कर पा रहे कि उसकी वजह से भी जो है जो जिस्मानी पोलियो का हमें सामना है, तो ये इसका क्या किया जाए, इस मेंटालिटी का क्या किया जाए? क्योंकि हम तो रोज़ पोलियो के वाले से बात कर रहे होते हैं, हम लोगों से रोज़ हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोगों के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, उनको लग रहा होता है कि पता नहीं ये हमारे बच्चे को बीमार कर देगी, हमारे बच्चे को से मोशन लग जाएंगे, जो उसके बाद जो बच्चे की जो दवाइयाँ होंगी वो इतनी महंगी होंगी। इससे हम कैसे फाइट करें? देखिए, इसके लिए हम जो इस साल जो मुहिम चली है, इसमें सोशल मीडिया, हमारे बाकी टीवी और दूसरे इदारे जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसलिए मैं इस मुहिमों के साथ 1990 से मुंसलिक हूँ, तो मुझे इस बार ज़रा आसार अच्छे नज़र आ रहे हैं कि हमारी हुकूमत
हमारे हुकूमत के इक़्तिदार में जो भी लोग हैं और साथ में मीडिया के लोग और बाकी इदारों के लोग वो साथ दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस बार हम पहुंच जाएंगे। बार बार याद दिलाने से हमारे जो खास लोग हैं, चाहे वो टीवी, क्रिकेट या फिल्म इंडस्ट्री के या हमारे सोशल वर्कर्स जो खास हैं, वो बार बार इल्तिजाएं करेंगे। हम भी इल्तिजाएं करेंगे। मेडिकल एसोसिएशन और पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी साथ में शामिल रही है और शामिल है, जो ताकि इंशाल्लाह इसको हम घर घर पहुंच के बार बार 2 कतरे पिलाएंगे। और गवर्नमेंट ने तो इंजेक्शन, पोलियो के इंजेक्शन भी शामिल किए हुए हैं गुज़श्ता साल से, और उससे हमारी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है। तो वो जो रूटीन एसेंशियल वैक्सीनेशन होती हैं, जो पैदाइश से लेके 2 साल और 5 साल की उम्र तक लगने चाहिए, तो वो भी लगवानी चाहिए। उसके अंदर IPV इंजेक्टेबल पोलियो भी शामिल है। तो सब दोस्तों से, सब फैमिली से ये इल्तिजा है कि आपके साथ मैं भी शामिल हूँ और मेरे सारे एसोसिएशन के लोग शामिल हैं कि आप इनको कतरे पिलाएं। ये आपके बच्चे के लिए कुव्वत मुदाफ़त है। बार बार पिलाना इसलिए अपने जरूरी है बच्चों कि आपको को कुव्वत कतरे मुदाफ़त पिलाएं, अपने बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त की खातिर, उनके महफूज मुस्तकबिल की खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर इकबाल मेमन हमारे साथ थे, बता रहे थे जनाब मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अगर कौम मुत्तहिद हो जाए तो किसी बड़े से बड़े चैलेंज को भी शिकस्त दे सकती है। जैसे कि इस कौम की तारीख़ है कि हर बड़ी आफत में ये कौम मुत्तहिद होती है और उस आफत को शिकस्त देती है। पोलियो एक बहुत बड़ी आफत बनता जा रहा है। गुज़श्ता 2 सालों में 200 केसेस हो चुके हैं। इस आफत को शिकस्त देनी है, हम सबको कौम ने मिलकर मुत्तहिद शिकस्त होना देनी है। बिल्कुल जी, कौम ने मुत्तहिद होकर इस आफत को शिकस्त देनी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और अब हम आपको लेके जाते हैं बिच्छुओं के पास। शफात, क्या बातें कर रहे हो? 1-2 नहीं, आप सोचे मदीहा, आपको रात को जो है ना ज़रा भूख लगी हल्की फुल्की सी, आपको दिल चाहा कि मैं जाऊं फ्रिज खोलूं, एक हल्की सी डिज़र्ट निकालूं, और फ्रिज खोलें और सामने 1-2 नहीं 700 बिच्छू बैठे हुए हों, कैसा लगेगा आपको? शफात, लगना तो दूर की बात है, मेरी रूह फौरन परवाज़ कर जाएगी, तो वो फीलिंग बहुत बाद में आएगी। लेकिन ये हो रहा है, और ये वैसे नहीं बल्कि हमने देखा है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक साहब हैं जिन्होंने अपने फ्रिज में 700 बिच्छू रखे हैं, और इसलिए कि ये एक बिच्छुओं पर तहकीक करें। शफात जी जनाब, साहिबजादा जवाद जो हैं वो तहकीक कर रहे हैं, PhD स्कॉलर हैं। इस हवाले से हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे पूछिए उन्होंने क्यों बिच्छू रखे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब हमें वक्त देने के लिए। ये बताएं सर कि आपने अपने फ्रिज के अंदर ये 700 बिच्छू रखे हुए हैं, तो ये मतलब बिच्छू रखने के लिए आपके पास और भी कोई फैसिलिटी हो सकती थी, वो फ्रिज में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं जो हूँ स्कॉर्पियन जो मैंने रखे हैं, ये डाइवर्सिटी के लिहाज से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जो मेरे साथ जो लैब की फैसिलिटीज़ है वो ऐसी नहीं है, तो इसकी DNA की प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि इसकी DNA हमारे साथ जो हो वो प्रिजर्व हो, डैमेज ना हो, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर का होना मस्ट है। तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों से कलेक्ट किए हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, तो मैंने उसको इथानॉल में प्रिजर्व किया है, और प्रिजर्व के बाद मैंने अपने ही घर के रेफ्रिजरेटर में उसको रखा है, ताकि फ्यूचर में जब मैं इसके मालिक्यूलर एनालिसिस करूँगा, DNA देखूँगा इसकी कि इसमें कितनी वेरिएशन है, कौन सी स्पीशीज़ हमारे पास आ सकती है, तो इस लिहाज से मैंने उसको फ्रिज में जो है उसको बड़ी खौफनाक चीज़ पे वैसे आप रिसर्च करें साहबजादा साहब, एंड आई एम श्योर कि इन बिच्छुओं के लिए तो आपने एक बिल्कुल डिफरेंट डीप फ्रीजर रखा होगा या फिर फ्रिज आपने रखा होगा। ये बताइएगा एग्जैक्टली आप तहकीक किस चीज़ पे कर रहे हैं? जी मेरा तहकीक जो है वो मैं खैबर पख्तूनख्वा में देखना चाहता हूँ कि जो बिच्छू हैं इनकी कितनी फैमिलीज़ है, उसकी कितनी स्पीशीज़ है, और वो जो है फिर इसकी डाइवर्सिटी कौन कौन से इलाके में शामिल है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा साहिबजादा साहब कि ये आप जिन इलाकों से पकड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है बिच्छू पकड़ना भी, और जान का ख़तरा भी है, तो कैसे आप इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं ये सैंपल्स? बिल्कुल जी, स्कॉर्पियन का पकड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। ये नॉकटर्नल एनिमल है, मोस्टली ये
رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مختلف جگہوں میں وزٹ کرتے ہیں. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا دوست ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان علاقوں میں موجود ہے. جس طرح چترال سے میں نے کلیکٹ کیے ہیں، اس طرح فاٹا کے ریجن سے کلیکٹ کیے. جس طرح ہمارے پاس شلمان ریجن ہے تو خود وزٹ کرتا ہوں، تو وہاں پہ اسٹے کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اسٹے کے علاوہ سیکیورٹی کے بھی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے اور 2-3 دن گزارتے ہیں. یہ آپ نے چترال کا نام لیا نا، میں بڑا وہ ہو گیا ہوں کہ ہم نے سنا تھا کہ ٹھنڈے علاقوں میں بچھو نہیں ہوتے. نہیں، دنیا میں نیوزی لینڈ اور انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا میں کے ہر کونے میں ہمارے ساتھ بچھو موجود ہو سکتا ہے. اچھا، تو کبھی کوئی اللہ معاف کرے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کیونکہ آپ پتہ نہیں کون کون سے شہر جا کے آپ نے بچھو کلیکٹ کیے ہوئے؟ ابھی تک تو الحمدللہ کوئی وہ نہیں آئے، کیونکہ ہم وہ احتیاطی تدابیر جو ہے جتنی بھی پریکاشنز ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مطلب اس کے جو سیفٹی رولز ہے اس کو فالو کرے. جس طرح گلبز وغیرہ ہو گئے، گلبز کے علاوہ شوز وغیرہ ہو گئے، بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں تاکہ زیادہ تر اس کی بائٹنگ جو جگہ ہے یا تو ہاتھ کے اوپر زیادہ تر بائٹ کرتا ہے اور یا یہ فٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ زیادہ بائٹ کرتے ہیں. صاحب بچھو ایسا نام ہے کہ سنتے ساتھی نا آپ کے خود جو ہے نا وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یا آپ کے گھر والے آپ کو آپ کی اس ریسرچ میں سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی کسی اور جگہ کوئی لیب رکھو جہاں پہ بچھو رکھو، گھر میں ایسی کوئی چیز فریج نہ رکھو جس میں بچھو ہوں؟ شروع میں تو انتہائی مطلب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے کس چیز کے اوپر یہ ریسرچ لی ہوئی ہے، کسی اچھی چیز کے اوپر آپ ریسرچ لیتے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، بس ایک ایسی چیز کے اوپر کرنی چاہیے ریسرچ کہ جس کے اوپر کسی نہ کیا ہو، ایک تھوڑا سا یونیک ٹائپ ہو اور اس سے فائدہ بھی پہنچے، ملک کو بھی پہنچے، قوم کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچے. تو شروع میں گھر والے بھی ڈر رہے تھے، میں بھی تھوڑا سا گھبرا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو تھا الحمدللہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آسانی کے ساتھ میں ہینڈل کرتا ہوں اور گھر والے بھی اس کے ساتھ عادی ہو گئے. بہت بہت شکریہ جی صاحبزادہ صاحب، وقت دینے والے عادی ہو گئے جی، گھر والوں نے بچھوؤں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ذرا ہیڈ لائن سنتے ہیں، واپس آئیں گے. باخبر سویرا کا راؤنڈ 2 شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب. باخبر سویرا راؤنڈ 2 10 سے لے کے 11 بجے تک ہم آپ کے سامنے ہوں گے اور ذرا سیاسی گہما گہمی پہ ذرا نظر ڈالیں گے. کراچی کی تو بات ہم نے کر لی، ویدر کیا ہے، ویدر کس طرح سے اس وقت بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج جاری ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا سیاسی گھن گرج کی بات کرتے ہیں اور اس سب سے پہلے ہم کہاں جائیں گے مدیہ؟ اس سے مطلب وہ تو ہم بات کریں گے ہی، تو ہم سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ آج آپ مجھے بتائیں. یار ہم گواچ گئے مجھے لگتا ہے اسپیشلی بچھو کی سٹوری کے بعد سے، کیونکہ میں اور شفاعت ہم لوگ بھی یہ سوچے، میں نے تو سوچنا بھی شروع کر دیا کہ خدا نہ خواستہ کہ میں کبھی اپنے فریج کھولوں، فریج میں سے ایک ہی بچھو نکل آئے. شفاعت آپ کے ساتھ کیا ہوگا مجھے بتائیں. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. مجھے تو یہ صاحب کا ذکر سن کے بہت سارے اپنے قیمتی قریبی نزدیک کے لوگ آپ فریج کھولیں گے او تم کیسے ہو، ایسا کہیں گے. میں تو ہو سکتا ہے شاید کو بھائی جان چائے کے لیے فریج میں کیا کریں، باہر ہے. تو خیر جناب یہ تو ایک ازراہ تفنن بات کی گئی ہے، مذاق میں بات کی ہے. تو اگر میرے خیال میں پریشان ہو رہے ہیں تو چلیں ٹاپ سٹوری سن لیتے ہیں. بالکل ٹاپ سٹوری سن لیتے ہیں. سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے معاملے پر. ہر گزرتے دن سیاست کا ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے. اپوزیشن کی جانب سے سینٹ میں قانون سازی کی کوششوں کو روکے جانے پر وزیر اعظم برہم دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا واضح اعلان بھی ہے کہ اپوزیشن نے احتساب سے بچنے کے لیے سینٹ میں قانون سازی کے عمل کو ناکام بنایا ہے. ان کے مفادات ملکی مفادات سے متصادم ہیں. وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ممبران نے اس امر کا اعادہ کیا کہ NRO کے حوالے سے حکومت بلیک میل نہیں ہوگی. ساتھ ہی پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف نہ آئے تو شہباز شریف نااہل ہونے کی تیاری کر لیں. انہوں نے میڈیا کو وہ بیان حلفی بھی دکھایا جو کہ نون لیگ کی قیادت نے عدالت میں جمع کرایا تھا. فیاض الحسن چوہان نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. شہباز شریف صاحب یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری ڈبلیو ٹرن جو ہے نا پرسوں لیا، یہ ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر. حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر
जो करप्शन की अमाउंट है उसके मुताबिक 7 अरब 20 करोड़ रुपए का इनसे जनाब जमानत ली जाए। उनका जनाब 7 अरब 20 करोड़ की लोड़ है, मैं है ना, मैं देता हूं जनाब। फटोफट जनाब उन्होंने ये तहरीर लिखी जनाब, ये किसी फ्रांसिक ऑडिट करवा लें, अगर ये उनकी तहरीर नहीं है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टाम्प पे लिख के दें। स्टाम्प के ऊपर जनाब ये स्टाम्प इस वक्त चल रहा होगा टीवी चैनल में, ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है। ये आगे से मियां नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन जान दो, एक आईजी दूसरा डीआईजी, झूठों का। अब नवाज शरीफ साहब की गवाही उससे बड़ा करप्ट, उससे बड़ा बदयानत, उससे बड़ा ना जेआईटी और रेफरेंसेस और एफआईआर्स और इल्जामात और जराइम की रोशनी में उससे बड़ा करप्ट, अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपके लिए अच्छा यही है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह गुलहरी की तरह भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए जनाब जहाज पे सवार हुए थे ना, याद है ना जब वो जा रहे थे, उसी तरह गुलहरी की तरह भागते हुए पाकिस्तान आ जाएं, इसी में उनकी जनाब बेहतरी है। और इससे पहले नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी जानिब से मियां साहब के बाहर जाने पर कोई ज़मानत नहीं दी गई थी। शहबाज शरीफ ने अपने ये 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, आपको दोबारा से दिखाते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब जो ही वो सेहत याब होंगे और डॉक्टर उनको वहाँ से इजाज़त देंगे वो तशरीफ ले आएंगे। अदालत आलिया के सामने तय हुआ, रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लें कौन सी गारंटी मैंने दी है। मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता करूँगा मैं एसपीसी के लिए, ऑपरेशन इकट्ठे हैं एपीसी के लिए डेट तजवीज़ करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान को दुख बड़ा है कि नवाज शरीफ हाथ से निकल गया। शेख रशीद कहते हैं जिनको समझ है उनको पता है कि एनआरओ किसने दिया है। शहबाज शरीफ और हमजा अंदर जा सकते हैं। अपोजिशन का एक ही मुतालबा है कि हाथ पैर के अंगूठे लगवा लो, नैब ख़त्म करो। शेख रशीद साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सितंबर को उनके केसेस लग रहे हैं, उन केसेस में उनका फ़ैसला होना है कि उनकी माफ़ी होनी है या उन्होंने जेल जाना है। नवाज़ शरीफ 1 सितंबर तक तो सारे मामलात को, केसों को देख के आएगा। शहबाज शरीफ का और हमज़ा का केस बहुत सीरियस है, दोनों अंदर जा सकते हैं। एनआरओ जिसने भी दिया था, जिनको समझ है उनको पता है किसने दिया था, लेकिन इमरान खान को दुख बड़ा है कि वो उसके हाथ से निकल गया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं वापस आएंगे, जो तमाम तो सूरत हाल है इस हवाले से, स्पेशली जो नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोशिश और सेनेट में बिल्स के मुस्तरद होने पर हम बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त किया। राना साहब, हुकूमत का कहना है कि एहतसाब से बचने के लिए सेनेट में कानून साजी की मुखालिफत की गई, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। उसमें किसी के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम हो। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स के अगर किसी ने अपने बच्चों के लिए को जो है वो इनफॉर्मल चैनल से पैसे भेजे हैं या किसी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए भेजे हैं, इस वक्त तो वो जुर्म ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म जो है वो यानी आपने एक पैसे जो हैं वो जायज़ तरीके से कमाए हैं लेकिन आपने टैक्स अदा नहीं किया, आपने उनको अकाउंट फार नहीं किया, तो उसके मुताबिक जो है वो आपको जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन ये जो है उसको इस तरह से ला रहे हैं कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में ला के तो आपको जो है वो ये 10 साल तक की सज़ा देंगे और उसके बाद ये आपको एक दहशतगर्द के तौर पे जो है वो ट्रीट करेंगे। उसके लिए पूरी दुनिया में ये कानून है कि अगर वो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो आपकी कोई जायज़ तरीके से कमाई हुई दौलत नहीं है, बल्कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, आपने कोई क्राइम किया है, इवन करप्शन भी क्राइम है, तो आपने कोई क्राइम किया है तो वो पैसे अगर आप बाहर भेजते हैं तो वो फिर इस ज़ुमरे में आता है। या फिर आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो टेरर फाइनेंसिंग है, यानी वो आपने किसी तंजीम को या किसी को जो है वो आपने टेररिज्म के लिए जो है वो बेची है। तो हमने इनको कहा कि या तो आप ये लफ्ज़ बीच में जो है वो शामिल करें, वरना अदरवाइज़ तो आप किसी भी आदमी को जो है वो पकड़ के तो उसको जो है वो इस तरह से जो है वो उसको आप जो है वो महीनों गिरफ्तार रख सकेंगे और उसके बाद उसको सालों की जो है वो सज़ा दे सकेंगे। इससे तो आपकी कारोबारी जो है वो सरगर्मियाँ सारी रुक जाएंगी और इसका ऐसा एक खौफ व हरास फैलेगा कि उससे तो आपके जो है वो कारोबारी
جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ سارا بند ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ شک کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر ڈاؤٹ یہ بات بالکل درست ہے رانا صاحب، لیکن اس وقت جو حکومت نیریٹو دے رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیان حلفی کی وائلیشن ہوئی ہے، میاں صاحب واپس نہیں آئے، میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے ڈاکیومنٹس نہیں آئے، تو اس حوالے سے شہباز شریف کو نااہل کر دیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ کارڈ کھیلے گی؟ اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، اس میں پہلی 2 لائنوں کے بعد جو ہے نا آر اسے آگے پڑھیں گے، آگے کیا ہے؟ آگے یہ لکھا ہے کہ جب مائی ڈاکٹرز مجھے صحت مند اور فٹ قرار دیں گے اور مجھے ٹریول بیک کرنے کی اجازت دیں گے تو اس وقت میں آؤں گا۔ تو وہ ٹھیک ہے، جب دیں گے تو وہ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اب اس بیان حلفی کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو پروسیڈ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف شور شرابہ کرنے، گالیاں دینے، انتقامی سوچ کو جو ہے وہ پھیلانے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہے، اور یہی جو ہے یہ روز کسی نہ کسی بہانے ان چیزوں کو جو ہے وہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب کی کافی پیتے یا چہل قدمی کرتے جو ہے وہ تصویر چھپی ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے وہ نواز شریف جو ہے نا وہی جو ہے وہ بخلاہٹ ان کے جو ہے وہ اوپر سوار ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں شاید وہ ڈاکٹرز کی ہدایت پہ صبح اٹھ کے ہلکی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جس دن وہ تصویر چھپی تو اس دن تو یہ دیواروں میں ٹکرے ماریں گے اور اپنا سر پیٹیں گے۔ صحیح۔ رانا صاحب یہ ضرور کہیے گا، ابھی پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، سو مولانا ماضی کے تجربات کی روشنی میں کسی مشترکہ اپوزیشن تحریک کے لیے تیار ہیں، اور اے پی سی کی تاریخ کا فائنلی کچھ سوچا بھی گیا کہ کب ہونے جا رہی ہے اے پی سی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ایم ایل این کی طرف سے جس ایشورنس کی ضرورت تھی اس ایشورنس کو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور کل میاں شہباز شریف صاحب نے جا کے اس کو انڈورس کیا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مولانا کے ساتھ جو ہے وہ بالکل دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے، اس ملک سے انتقام اور نفرت کی سیاست کے خاتمے کے لیے اور اس ملک کے ریوائیول کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہر قدم ساتھ چلے گی، بلکہ ایک قدم آگے چلے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ مولانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، بتا رہے تھے کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور شہباز شریف صاحب قانونی طور پہ محفوظ ہیں۔ جو حلف نامہ ہے اس کے اندر بڑا سا اور لکھا ہوا ہے، تو وہ اور کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار موجود ہیں، ہمیں جوائن کریں۔ بہت شکریہ سلیم صاحب وقت دینے کے لیے۔ سلیم صاحب، نون لیگ اور حکومت میں معاملات کشیدہ ہو گئے ہیں ایک بار پھر نواز شریف کی تصویر آنے کے بعد، تو سینٹ میں اپوزیشن نے 2 اہم بل بھی مسترد کیے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے معاملات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ لفظی جنگ جو ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ جاری رہے گی۔ اس لفظی جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں یہ تو کہنا بہت مشکل ہے، لیکن 2 طرح کی صورتحال جو ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے جو 8 ہفتے کی بیل دی تھی اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ رپورٹس آیا کریں گی نواز شریف صاحب کی، اور پنجاب حکومت اس میں ایکسٹینشن دے گی ان رپورٹ کی بنیاد پر۔ 8 ہفتے کے لیے وہ جا چکے، 8 ہفتے کے بعد 6 مہینے اور کوئی 10-15 دن گزر گئے ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے کوئی ایکشن انیشیٹ نہیں کیا۔ وہ کیوں سوئی رہی اس کے اوپر، اور اچانک یہ درفنتنی اور اتنی پھرتیاں جو ہیں یہ کیوں لگی ہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ اس وقت پاکستان مسلم لیگ یا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی ہے، اسے کسی صورت بھی اطمینان بخش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کچھ نہ کچھ کر کے رہیں گے، اور یہ جو تیسری اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس کے نتائج بھی جلد کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت جنریٹ ہوگی۔ کیا نتیجہ نکلے گا اس کے لیے ابھی کہنا کچھ ضروری مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ سینٹ کے اندر جو 2 بل ریجیکٹ کیے گئے ہیں اس کی بھی غالباً وجہ یہی ہے کہ یہ کڈ پروکو تھا کہ آپ یہ کر دیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بل تو پاس کر دیے تھے، لیکن جو باقی کی حکومت کی کمٹمنٹ تھی وہ چونکہ پوری نہیں ہوئی تو سینٹ میں انہوں نے اس کو ووٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ یہ بھی صورتحال کافی ہنگامی صورتحال ہے، اس لیے کہ ایف اے ٹی ایف کا تقاضا ہے کہ وہ بل جو ہے وہ پاس۔
अच्छा, वापसी के हवाले से जैसे उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कोई बयानी हल्फी नहीं दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि वो उनको वापस लेकर आएंगे, लेकिन कल फयाज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो एफिडेविट जो है वो मीडिया के सामने ले आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहली से बचना चाहते हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आए। तो आप समझते हैं कि इस मामले को अदालत में लेके जाके शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करार देने की भी कोशिश की जाएगी? मेरे ख्याल से ये लफाजी की हद तक है, इसलिए कि वो हमने भी देखी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आई ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ, जब ये 8 हफ्ते गुजर जाएंगे तो उसके बाद इनका इलाज अगर मुकम्मल हो गया तो मैं इन्हें वापस लाने का ज़िम्मेदार हूँ। तो अभी तो इलाज शुरू ही नहीं हुआ तो मुकम्मल कहाँ से होगा? तो उसकी बुनियाद पर तो नाअहली किसी की होने नहीं जा रही है। ये सिर्फ लफ्ज़ी जंग की हद तक ठीक है, वरना उस डॉक्यूमेंट में अगर इतना बड़ा फ्लॉ होता तो फिर पंजाब हुकूमत को अदालत जाना चाहिए उसका दरवाज़ा खटखटाने के लिए, बजाय इसके कि लफ्ज़ी जंग जो है उसका आगाज़ किया। अच्छा, मौलाना साहब की दोबारा भी मुलाकात हुई है, वो आपको क्या लगता है कि इससे आपको लग रहा है कि वो रिदम, वो मोमेंटम आ गया है कि वो जिस ख्वाब की बात की जा रही थी कि जी अपोजिशन मुत्तहिद हो के अगर मार्च करेगी तो अभी लाड़काना नहीं आया होगा कि हुकूमत गिर जाएगी, तो कोई ऐसा आपको लग रहा है कि जी अपोजिशन के मुत्तहिद होने का कोई इम्कान भी पैदा हुआ है? मेरे ख्याल से जो पिछली दो APCs का हशर हुआ, एक पहली मौलाना फजल रहमान साहब ने बुलाई थी, दूसरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में बुलाई थी, और उसमें चूँकि सिद्दीक दिली से कोई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, नून लीग बाहर रही। पहले वाली APC में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बाहर रहीं। तो अब मुझे लगता ये है कि अपने इस बुरे तजर्बे से सीख के गालिबन, और चूँकि अब नवाज शरीफ साहब ने मदाखलत की है इसमें, टेलीफोन कॉल करके मौलाना फजल रहमान साहब से कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, जिस हद तक भी आप जाना चाहेंगे नून लीग पीछे नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये APC मुहर्रम के बाद हो जाती है तो उसके बाद यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर शुरू। अच्छा, अरे साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा है कि अपोजिशन सिर्फ अपनी क़यादत को नैब और एहतिसाब से बचाने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही है, इसलिए जो बिल है ये मुस्तरद किए, कानून साजी को मुस्तरद किया है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन को ये करने से क्या हासिल हो सकता है? कि इसमें वज़ीर आज़म साहब का बयान ठीक है, ये उनकी मर्ज़ी है जो बयान जारी करें, लेकिन अपोजिशन तो भुगत रही है और भुगत चुकी है। पनामा से शुरू होने वाली जंग जो है उसमें तमाम दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनकी लीडरशिप जेलों में हो आई है, कुछ जेलों में है, कुछ जेलों में हो आई है, कुछ ज़मानतों पर हैं, कुछ के मुकदमात के खिलाफ अपीलें हैं। तो अब काहे का बचाना है? अब तो नैब में तरमीम पर भी हुकूमत इसलिए राज़ी हुई है कि अब उनकी बारी आने वाली है। वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ अपनी पार्टी को ये एतमाद में लेते हुए ये कहा था कि हमने तो जितनी सज़ा भुगतनी थी वो हमने भुगत ली, जितनी हमारी ज़िल्लत होनी थी वो हो गई। अब तो बारी PTI की लीडरशिप की है, जिनके ऊपर भी केसेस की कोई कमी नहीं है। पुरानी जमातों से जो लोग फसली बटेरे के तौर पर इनकी पार्टी में आए थे उन सब पर भी मुकदमात हैं। खुद इसकी अपनी लीडरशिप जो है PTI की, चाहे वो परवेज़ खट्टक हैं, चाहे वो CM KP के हैं, चाहे वो बाबर अवान हैं, चाहे वो अलीम खान, नेम दम, इनकी भी कोई कम लोग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे इस हवाले से कि ये लफ्ज़ी जंग अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जारी है, लेकिन इस APC का ना तो इम्कान नज़र आता है और ना कोई इसका अंजाम नज़र आता है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक अहम दिन खबर अपने नाज़रीन को देनी है कि शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतिसाब अदालत लाहौर ने सलमान शहबाज के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। एहतिसाब अदालत का DG नैब लाहौर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नैब ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए गए मगर सलमान शहबाज वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सलमान शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आबिद खान मौजूद हैं। जी आबिद, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं अभी तक? जी बिल्कुल जी, आज एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की और आज अदालत को ये बताया गया कि सलमान शहबाज जो हैं उनसे जो है उनके वारंट गिरफ्तारी पे अमल नहीं हो सका काबिल जमानत। उनका ये कहना था कि वो अपनी जगह पे मौजूद, अपनी राजगाह पे मौजूद नहीं थे, जिसके बाद अदालत ने सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने इस केस में जो है वो शहबाज शरीफ की जो बेटियां हैं राबिया शहबाज और जवेरिया
को भी समन जारी किया और उनके अहलिया नुसरत शहबाज को भी जो है वो समन जारी कर दिया कि आइंदा समाअत और पेश हो, जबकि अदालत ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ अजीज के भी जो है वो काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और 10 सितंबर को ये हदायत की कि इनको पेश किया जाए। आज शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होकर उन्होंने अदालत को ये बताया कि उन्होंने आज तक जो है एक डेली की करप्शन नहीं की, कौम के अरबों रुपए बचाए, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया गया, 12.5 साल अवाम की खिदमत की जिसका ये सिला मिल रहा है। उनका ये भी कहना था कि मुझे अल्लाह की और इस अदालत पर मुकम्मल इंसाफ का भरोसा है। अदालत ने करार दिया कि अगर आप बेगुनाह हैं तो आप बरी हो आप जाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक और अहम तरीन खबर अपने नाज़रीन को देनी है कि हुकूमत मियां नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करी। हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाज़त देकर बाहर भेजा था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि न्याज़ी हुकूमत की बदतरीन मिसाल है। मौजूदा हुकूमत में अशय खुरनोश की कीमत बढ़ चुकी है। आबिद, मजीद क्या कहना था इस हवाले से इनका? क्योंकि शहबाज शरीफ आज जब पेशी के लिए अदालत में आए तो इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मियां नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी मगर अब इस पर सियासत की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि मैंने या नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की और आज तक हुकूमत एक डेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है ये न्याजी हुकूमत की इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। उनका ये भी कहना था कि इस हुकूमत में अवाम की जिंदगी जीरन हो गई है और शायद खुद नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल में पेश होने के लिए दूसरी अदालत में मौजूद है, जबकि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें अदालत ने उनकी हाजिरी लगाने के बाद जो है उन्हें जाने की इजाजत थी। ताहम अभी तक जेल हुकाम की जानिब से हमजा शहबाज को इस केस में पेश नहीं किया गया, जबकि अदालत ने हमजा शहबाज को भी आज तलब कर रखा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद खान इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि कराची में बारिश के साथ ही ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं और शहर की बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक इस वक्त जाम है। कयूमाबाद चौरंगी के करीब ट्रैफिक जाम है। शार फैसल, कायदाबाद, साइट एरिया, लसबेला, एमिजना रोड, तिब्बत सेंट्रल, मेट्रोपोल के करीब ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। बिल्कुल जी, 3 तलवार 2 तलवार जिना अस्पताल FTC ब्रिज के करीब ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। सूरत हाल एग्जैक्टली क्या है इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अरबाब चांडी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, क्या सूरत हाल होगी ट्रैफिक की बारिश के बाद? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कयूमाबाद चौरंगी पर मौजूद हूँ जहाँ जाम सादिक पुल पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है। अगर इसको तारीख का बदतरीन ट्रैफिक जाम कहा जाए तो भी मजाका न होगा, क्योंकि वहां पर गाड़ियां बम्पर टू बम्पर भी नहीं पा रही, क्योंकि आपको बताएं कि जो कोरंगी काजवे है यानी बलोच कॉलोनी से जो सनती एरिया लाडी कोरंगी की तरफ सड़क आती है वो बंद है। जो कयूमाबाद से पूरी लाडी कोरंगी और दाऊद चौरंगी तक सड़क आती है वो बंद है। सिर्फ एक ही सड़क खुली हुई है, उसको सड़क नहीं कहा जा सकता, पुल खुला हुआ है, जमीन रास्ता कटा हुआ है। उस सिर्फ पुल पर जिसे जाम सादिक पुल कहते हैं पूरा ट्रैफिक उसी पुल पर आ चुका है, जिसकी वजह से जो है वो हजारों की तादाद में गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त देखी जा सकती है। और वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनमें कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा घंटों लोग सिर्फ उस टुकड़े में फंसे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि वो शहर के जिस इलाके से भी आए हैं वहां पर पानी की मौजूदगी की वजह से और मुख्तलिफ मसाइल की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम है। और जो लोग, आपको पता है कि लाखों की आबादी है लाडी कोरंगी और फिर इतनी तादाद में मजदूर जो है वो लाडी कोरंगी आप मुझे बताइए कि इस वक्त शार फैसल के क्या हालात हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कोरंगी कॉजवे के पास जो हालात हैं वो तो बड़े खौफनाक हैं इस वक्त, लेकिन शार फैसल जो कि मेन आर्टरी है कराची की उस पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, कोई अपडेट है आपके पास? जी इस वक्त शारा फैसल के वो इलाके जो कि नीचे हैं, जिनमें आपको पता है कि कारसाज का इलाका है, इससे आगे जाए डिगरोड का इलाका है, इससे आगे जाए एयरपोर्ट से पहले का इलाका है। ये ऐसे इलाके हैं कि थोड़ी सी भी बरसात हो जाए सड़क बंद, और वहां पर लोगों का ये होता है कि जो 3-4 लाइनों की तेज रफ्तार ट्रैफिकिंग होती है वो सिंगल ट्रैफिकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट से आने और जाने वाली जो सड़कें उन पर लोगों को दुश्वारी का सामना पड़ता है। इस तरह जो तारिक रोड से और दीगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो पुलों के जरिए लोग जो है यहाँ पर शारा फैसल में दाखिल होते हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं मुझे बताइएगा, बारिश के बाद एक बड़ा ट्रेंड है रॉन्ग वे जाके अपनी बाइक अपनी गाड़ियां रॉन्ग वे चलाना, कोई ट्रैफिक एहलकारों ने इस हवाले से कोई अलर्ट जारी किया है?
बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है और बेरहमाना सवाल पूछा है। आप यकीन जाने में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह को जवाब देना है, यहाँ पर ट्रैफिक वाला है ही नहीं बाबा, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। और ये भी हकीकत है कि लोग बेसब्रे हैं, घंटों से फंसे हुए, उन्होंने रॉन्ग ट्रैफिकिंग शुरू कर दी है। रॉन्ग वे पर जाने की वजह से और बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। और होना तो ये चाहिए कि इस दौरान जैसे कि रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। रेन इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? सब कुछ छोड़ छाड़ के ड्यूटियों पे आ जाओ, और जब तक रेन इमरजेंसी खत्म नहीं होती ड्यूटियों पर रहो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सबसे अफसोसनाक बात है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, अरबाब चांडी हमारे साथ मौजूद थे और दिखा रहे थे कि किस तरीके से कोरंगी कॉजवे और मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है बारिश की वजह से। और एक और बड़ी रीज़न जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव शफात बढ़ता जा रहा है वो ये है कि जैसे ही लोगों को ट्रैफिक कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है, मतलब जैम नज़र आ जाती है, लोग वहाँ से रॉन्ग वे जाना शुरू कर देते हैं। तो ये मत कीजिए, खुदा रहा ये जनाब, रॉन्ग वे। और आज मुझे लगता है फिर ऑफिस से घर वापसी पे मुझे तो घंटों अपनी गाड़ी को एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला करना होगा। परसों भी यही सूरत हाल थी, तैर के गए थे हम घर तकरीबन, आज भी कुछ यही सूरत हाल होने वाली है। अल्लाह खैरियत रखे और वो तमाम तो लोग जो कि सब घरों से बाहर हैं वो तमाम तो लोग खैरियत से रहें। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साइबर हमलों को रोकने के लिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि साइबर हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, तो इन हमलों को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से साइबर स्पेस सिक्योरिटी पॉलिसी पर अब काम जारी है, जो तवक्को के मुताबिक अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा। और ये पॉलिसी काबीना में मंजूरी के लिए पेश भी कर दी गई है, जिसकी मदद से पाकिस्तानी इंटरनेट सार्फिन के डेटा को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस हवाले से फरीकैन को एतमाद में लिया जाएगा। जैसे किसी भी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के लिए इजाज़त दरकार होती है, इसी तरह पाकिस्तान के इंटरनेट सार्फिन के डेटा को हासिल करने के लिए इजाज़त ज़रूरी होगी। और अगर कोई हैक करके डेटा हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए प्रोएक्टिव तरीक़ाकार से इन हमलों को नाकाम बनाया जाएगा। पॉसिबल है या नहीं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सर्वर मौजूद हैं जो कि एक एक्सपर्ट हैं IT सिक्योरिटी में, सोशल मीडिया में भी बड़ी इनकी प्रेजेंस है। तो शाम सरवर साहब को खुशामदीद कहते हैं। सरवर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये साइबर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इसमें आपको लगता है कि हुकूमत जो प्लान कर रही है कि इंटरनेट सार्फिन का डेटा जो है उसे मज़ीद सिक्योर किया जाएगा, तो ये मज़ीद सिक्योर कैसे होगा? शफात बहुत शुक्रिया। कोशिश अच्छी है, इसलिए अटेम्प्ट के नंबर पूरे होने चाहिए। मजीद सिक्योरिटी से मुराद ये है कि देखें, अगर आपके पास सेंट्रलाइज्ड डाटा हो जिसके थ्रू आपका एक्सेस हो डाटा का इन साइट्स पे, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो आप कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंटेंट को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अगर कोई गलत कंटेंट निकल आता है, सरफेस अप कर जाता है, तो एटलीस्ट आप उसको बंद तो करवा सकते हैं ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। YouTube आज से सालों पहले, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल ऑफिसेज नहीं थे YouTube के, तो वो कंटेंट हम डाउन नहीं करवा सके और हमें YouTube बंद करवाना पड़ा। सेम गोज फॉर साइबर अटैक। ये अगर आपके पास सेंट्रलाइज्ड डाटा होगा थ्रू रेगुलरिटी अथॉरिटीज, जो कि पिछले साल बात हो रही थी कि जनाब हमारे यहाँ कंटेंट यहीं से कंट्रोल होना चाहिए ताकि कोई मस्ती ना कर सके। अब साइबर अटैक एक मस्ती है ना, अब इस मस्ती को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन करना जरूरी है। मेरा एक पॉइंट है, देखिए जो साइबर अटैक्स होते हैं ये जाहिर है किसी भी बड़े से बड़े डोमेन पे हो सकते हैं, किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म जो जिनकी बज़ाहिर खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है अपने डोमेन्स पे, अपने पोर्टल्स पे, उनके ऊपर भी साइबर अटैक्स होते हैं। सो अवॉइड तो नहीं किए जा सकते, इंप्रूवमेंट ज़रूर की जा सकती है। लेकिन होता क्या है हमारे मुल्क में कि जब ऐसी ही कोई बात होती है तो उसके कुछ अरसे बाद एक और बात आती है कि जी वो फ़लाँ डोमेन को जो है ना ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, को फेसबुक थोड़ा सा, को थोड़ा सा ट्विटर, को थोड़ा सा यूट्यूब, इन वेबसाइट्स के ऊपर बैन की बातें शुरू हो जाती हैं। तो आपको लगता है ये अभी जो मामला है इसका इस किस्म के इशू से कोई ताल्लुक है? इनडायरेक्टली शफात है लिंक, जाहिर अभी कुछ हुआ है पिछले दिनों, हम सबको पता है, तभी तो ये सारी बातें हो रही हैं कि अगर एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे हैकिंग अटेम्प्ट होती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो जग सही है ना, बात तो परेशानी की है।
اب دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے بین کرنے کی بات میں اپنے سوشل میڈیا میں بھی بارہا بتاتا ہوں اور ابھی بھی آپ کے پروگرام میں بتانا چاہوں گا، جب کنٹرول نہیں ہوگا نا، جب آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا تب یہ باتیں سرفیس اپ ہو جاتی ہیں. بٹ ونس یو ہیو کنٹرول آن دا کانٹینٹ، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں یوٹیوب کو بین کرا دینا ہے ہم لوگوں نے، یا ہم فیس بک کے بین کی بات کرتے ہیں، یا ہم کسی بھی سوشل میڈیا سروسز کے بین کی بات کرتے ہیں، سر ذہن میں یہ رکھیے گا چونکہ ہمارا ان سائٹس پر کنٹرول نہیں ہے، ان کے دفاتر پاکستان میں نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ادر وے ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سنیے. ہمارے ہاں پچھلے دنوں کچھ یوٹیوبرز کے سائبر اٹیکس کی وجہ سے اکاؤنٹ بین ہو گئے. ہوا کیا؟ ان بیچاروں نے، میں بیچاروں کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے میرے قریبی دوست ہیں جو وکٹم، اور ان کے 1 ملین پلس کے سبسکرائبرز تھے یوٹیوب پہ. ہوا کیا جی؟ سائبر اٹیک ہوا. سائبر اٹیک ہونے کے بعد ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا. اس کو فشنگ اٹیمپٹ کہتے ہیں. فشنگ اٹیمپٹ کے بعد ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ لائیو کرپٹو کی ویڈیو چلا دی گئی جو کہ یوٹیوب کو پسند نہیں ہے اور وہ پھر بین کر دیتا ہے مونیٹائزیشن. ان تمام یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ ہو گئے ہیک ہونے کے بعد ان پہ لائیو چلنے کے بعد یوٹیوب نے ان کی مونیٹائزیشن بند کی. اب چونکہ پاکستان میں کوئی لوکل پریزنس نہیں تھی، اس سائبر اٹیک کو کاؤنٹر کرنے کی یوٹیوب پہ مہینوں لگے ان یوٹیوبرز کو اپنا اکاؤنٹ کو واپس لینے میں اور مونیٹائزیشن انیبل کرانے میں. بالکل بالکل. اور ہشام یہ پروسیس ابھی بھی سمہاؤ جاری ہے. بہت سارے ہمارے ایسے یوٹیوبرز بھی، انفیکٹ ہم صرف یوٹیوب کی بات کیوں کریں، یوٹیوب سے تو مونیٹائز وہ چیزیں ہیں تو آپ کو پیسہ بھی آتا ہے. انسٹاگرام وغیرہ پہ وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہیکرز ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں، جن کی پروفائل پہ کافی زیادہ فالوورز بھی ہوتے ہیں. یہ جو میکینزم ہے سائبر اسپیس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ ورک کیسے کرے گا ایگزیکٹلی؟ دیکھیے نا، کنٹرول ہو رہا ہے نا آپ کے پاس. ونس یو ہیو اے سینٹرلائز سسٹم، جیسے پچھلے سال 2019 میں بات ہوئی تھی، میں تھوڑا سا چھیڑوں گا کیونکہ یہ آئی ول لیٹ گورنمنٹ کم اپ ود اے میکینزم. بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان میں دفاتر ہونے چاہیے ان میجر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا. آپ کو یاد ہے پچھلے سال بات سرفیس اپ ہوئی تھی، سر فروری کی بات ہے، یوٹیوب کے دفاتر اس سال فروری کی بات ہے. جی تھینک یو سر، تھینک یو فار پٹنگ می کریکٹ شفاق، کہ پاکستان میں دفاتر ہونے چاہیے تاکہ سینٹرلائز ڈیٹا نکل رہا ہو. جو بھی سرفنگ کر رہے ہیں لوگ، چاہے وہ کچھ اپلوڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ کنٹینٹ ہے، ویڈیو ہے، ویژول ہے، پوسٹ ہے، ٹیکسٹ ہے، سب ایک سینٹرلائز ڈیٹا سے گزر رہا ہو. اس سے پھر آپ کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے. کنٹرول کا پہلا میکینزم تو یہی ہے نا کہ کاؤنٹر اٹیک اگر آپ نے کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے تو اس کا ایکسیس تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. ابھی آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے، تو پھر جب یہ ایسی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں، اس کو کاؤنٹر کرنے میں اتنا ٹائم اچھا، میرے خیال میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی جو ہے نا ہم ذرا زیادہ گہرائی میں اتر رہے ہیں. ٹیکنیکلی میں صرف ذرا جو ہے نا سپرفیشل بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سرفیس پہ رہتے ہیں، زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. یوٹیوب پہ تقریباً 15 کروڑ ویوز روزانہ پڑتے ہیں پاکستان میں. 15 کروڑ ویوز بہت بڑا نمبر ہے. فیس بک پہ آدھا پاکستان موجود ہے. ٹویٹر پہ میرے خیال میں اگر گالی بریگیڈ مطلب جو گالی والے لوگ ہیں ان لوگوں کی بات کریں تو وہ تو خیر ماشاءاللہ بہت ہی مطلب عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. تو ایسے موقع پہ پھر پرابلم کیا ہے ان بڑے بڑے ڈومینز کو پاکستان میں دفتر نہ بنانے میں؟ دیکھیں جی، پچھلے سال ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز، مجھے نہیں پتا نام لینے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، وہ امریکہ کے، تھوڑی سی انہوں نے پاکستان کے بہاف پہ بات کی. تو ہر ایک کو پرابلم یہی ہے کہ ان کو سیکیورٹی چاہیے. یوٹیوب کو بھی سیکیورٹی چاہیے پاکستان میں، فیس بک کو بھی سیکیورٹی چاہیے، اور اگر آپ بڑے اسکیل پہ جائیں نا، ایون پے پیل، یہ جو کہ پیمنٹ گیٹ ویز ہیں، ان کو بھی سیکیورٹی ہی چاہیے کہ اگر ہم اپنے دفاتر یہاں پہ کھولیں تو حکومت ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرے گی. اگین یہ حکومت کے سطح پہ یہ معاملات طے ہونے والے ہیں. پر ان کمپنیز کو جو کہ بہت بڑی کمپنیز ہیں، مائنڈ یو، لیٹ می پٹ یو کریکٹ، ہر ایک کو آپ نے 4 سال لیٹ سے اگر اسٹریچ بھی کر جاتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ یوٹیوب کو رتی برابر فرق نہیں پڑنا تھا. تو ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت ایسا نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ جی. ہشام سرور ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کس سے جو سائبر اسپیس سیکیورٹی ہے یہ کام کرے گا، کیونکہ یہ سائبر حملے تو شفاعت مطلب ہم دیکھ رہے ہیں روز ہو رہے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب ایشو ہے کہ کیسے اس کو مینیج کیا جائے.
یہ ڈیٹا ہر جگہ سے ہیک بھی ہو رہا ہے اور جو جس طرح سے سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں بہرحال ایک سینٹرلائزڈ سیکیورٹی کی بڑی ضرورت ہے. سینٹرلائزڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. جیسے وہ بات کر رہے تھے نا کہ دفاتر ہونے چاہیے, اب ہم کیسے دفاتر کی یہاں پہ کھول سکتے ہیں؟ جب آئے روز بات کر رہے تھے کہ آج ہم اس کو بین کر دیں گے, آج ہم اس کو بین کر دیں گے, ٹویٹر کو بین کر دیں گے. کنفیوژن ہے کیوں پالیسی. آئیں گے یہ تو کیوں آئیں گے؟ ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, کیونکہ پالیسی میں کنفیوژن ہے. بڑے بڑے جو ڈومینز ہیں ان کو شیورٹی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ لینڈ کریں, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کریں, پتہ چلے نومبر کو. اور جو ٹاکرا پڑنے جا رہا ہے, جو بڑا دمدار ٹاکرا پڑنے جا رہا ہے, وہ پڑنے جا رہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں اور جو بائیڈن میں. اور کہا یہ جا رہا ہے جو سروس کیے جا رہے ہیں اس میں تو ابھی تک جو مقبولیت آ رہی ہے وہ یہ رہی کہ جو بائیڈن کو جو لوگوں کی زیادہ مقبولیت حاصل ہے. لیکن شفاعت یہ بہت ٹرکی ہوتے ہیں امریکی الیکشن, سو یو نیور نو, کیونکہ ایگزیکٹلی جب پہلے بھی الیکشن ہوئے تھے 2016 کے, اس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کیسے آ سکتا ہے, بیکاز ہی از ویری ایروگنٹ پرسن, ان کی اسٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوا؟ ویسے دیکھیں ٹیکنیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو کم ووٹ ملے, ڈیموکریٹس کو ووٹ زیادہ ملے, لیکن ریپبلکنس کو ڈسٹرکٹس زیادہ ملے اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو ڈسٹرکٹس کم ملے. اس بنیاد پہ ریپبلکنس جو ہیں وہ اس وقت پاور میں ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگریسو سٹانس, ان کی بڑی کرسٹل کلیئر پالیسیز, اس کی وجہ سے جو ڈیموکریٹس کا جو مبہم سا سٹانس ہے نا وہ کہیں پیچھے چلا گیا. کرسٹل کلیئر پالیسیز تو نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا نہیں جب کرونا وبا بھی آئی تھی تو اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح سے اس کا مذاق اڑایا تھا, اور ان کی ایک عادت بھی ہے کہ کافی سے مذاق بھی اڑاتے رہتے ہیں. اور کرونا وبا کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کرنے کے جو مبینہ تاثر ہے, اور اسپیشلی دیکھا کہ جو بے روزگاری کی جو شرح ہے وہاں پہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس وجہ سے جو بائیڈن ہیں ان کو جو بھی سروس کیے جا رہے ہیں امریکہ میں, ان سروس میں صدر ٹرمپ پر برتری حاصل ہے. نہ صرف یہ بلکہ ٹرمپ کی ان 6 ریاستوں میں بھی مقبولیت میں کمی آئی ہے جہاں وہ 2016 کے انتخابات میں انہوں نے واضح برتری جو ہے وہ حاصل کی تھی. خیر اس وقت امریکہ میں کیا سچویشنز ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں تو ہم اس حوالے سے جانیں گے امریکہ میں ARY نیوز سے جہاں زیب خان سے. جہاں زیب یہ بتائے گا 3 نومبر کو یہ بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے, انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور چند ہفتوں کی دوری پر ہے, کیسا جوش و خروش پایا جا رہا ہے لوگوں میں, اور یہ جو مقبولیت کی جو سروس ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن سامنے آتے جا رہے ہیں, یہ کس کینڈیڈیٹ کو سٹرونگ ثابت کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے بالکل, اب جو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 3 نومبر کو, جوش و خروش تو بہت ہے, لیکن کرونا وائرس بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس کے باعث جو ہے جو جتنے بھی کنونشن ابھی ہم نے دیکھے ہیں, ڈیموکریٹ پارٹی کا ہوا وہ بھی ورچوئل ہوا, اور ریپبلکن کا جو اب 4 روزہ کنونشن ہو رہا ہے وہ بھی تقریباً ورچوئل ہی ہے. 300 ڈیلیگیٹس نے شرکت کی, لیکن ان سب کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ ہوئے پہلے. تو اب جوش و خروش تو بہت زیادہ ہے, تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے, صدر ٹرمپ کے مضحکہ خیز بیانات بھی جاری ہیں, اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ انتخابات سے پہلے آ جائے. میڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں, امریکن میڈیا کے اندر صدر ٹرمپ کے خلاف کافی رپورٹنگ ہو رہی ہے, ان کے بیانات کو لے کر ان کا کافی مذاق بنایا جا رہا ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مس فٹ ہیں, وہ پریزیڈنٹ بننے کے اہل نہیں ہیں. لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں, صدر ٹرمپ کی پوزیشن کافی مضبوط ہے. پولز کے اندر تو آس پاس ہی ہیں جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ, لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں صدر ٹرمپ کی پوزیشن کافی مضبوط ہے. سب سے بڑا ایج ان کو جو یہ ہے انتخابات میں کہ دیہی علاقے, جتنا بھی امریکن دیہاتی ہے, کسان ہو گیا, جو گاؤں میں دیہاتوں کے اندر جو لوگ بستے ہیں صدر ٹرمپ کو بہت پسند کرتے ہیں, اور وہاں بڑے بڑے بورڈز لگے ہیں. اگر آپ دیہات کے اندر جائیں صدر ٹرمپ کی حمایت کے اندر, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے ڈائی ہارٹ ورکرز ہیں, ڈائی ہارٹ ووٹرز ہیں, اور یہی ہیں جنہوں نے 2016 کا انتخاب بھی کو جتوایا تھا. جی جناب, اوہایو کی بات ہو تو ڈیفینیٹلی پورے کا پورا اوہایو جو ہے وہ ریڈ سٹیٹ بن جاتا ہے. لیکن اگر ریپبلکنس کی بات کریں, ڈیموکریٹس کی اگر بات کریں, تو کاملا ہیرس کے آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی بڑی وہ ڈیموکریٹ ہیں, لبرل ہیں, امریکہ کے لیے ایک جو جس طرح امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے ڈیموکریٹس کی پالیسی رہی ہے اس حوالے سے وہ ایک بڑا اچھا چہرہ ثابت ہو سکتی ہیں. دوسری طرف ان کے ہارڈ کور سٹانسز پہ بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو اس کا فائدہ ہوگا, اور خاص طور پہ جو آنے والے امیگرنٹس ہیں کیا ان کا ووٹ سوئنگ ہوگا ٹورڈز ڈیموکریٹس کیمالا ہیرس کی نامزدگی کے بعد؟ بہت سارے سیاہ فہم امریکیوں کا یہ خیال ہے کہ جو کیمالا ہیرس ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتی, کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ جمیکا سے تھے اور والدہ کا تعلق بھارت سے ہے, اور آبویسلی شاید یہ بھی ذہن میں رکھا گیا تھا کہ یہ ساؤتھ ایشین ووٹرز کو جو ہے وہ بھی اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے میں کامیاب ہوگی. خاص طور پر یہاں پہ انڈین کمیونٹی بہت بڑی ہے,
और आपको बता दूं कि जो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो सदर ट्रम्प को पसंद करती है, रिपब्लिकन पार्टी को पसंद करती है, और वो अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कैमला हैरिस जो हैं वो इन इंडियन वोटर्स को, साउथ एशियन वोटर्स को और ब्लैक अमेरिकन्स को, अफ्रीकन अमेरिकन्स को जो है अपनी तरफ लाने में कामयाब होगी कि नहीं। लेकिन बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो इंतखाब हो रहा है इस दफ़ा, ये कोई डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाब नहीं हो रहा, ये इंतखाबात हो रहे हैं सदर ट्रम्प के और उनके मुखालफिन के। अब जो सदर ट्रम्प के प्यार करते जहाँ से हैं, लोग वोट भी के देंगे कि वो सदर ट्रम्प को वोट दे रहे हैं या फिर जो बाइडेन को वोट दे रहे हैं, वो यही नहीं देखेंगे कि हम रिपब्लिकन पार्टी को वोट दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे रहे हैं। जनाब पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वो वोट, पहली बात तो है कि वो वोट ही कास्ट करते हैं। उन्होंने कभी बहुत कम तादाद में पाकिस्तानी वोट कास्ट करते हैं, लेकिन इस मरतबा जो ऐसे पाकिस्तानी जो कि सियासी तौर पर मुतहरिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं, तमाम पाकिस्तानियों को पैगाम दे रहे हैं कि वो अपना वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट। और अब इस दफ़ा जो हमारी मुलाकातें हो रही हैं, जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इस दफ़ा एक थोड़ा सा पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक जोश और वलवला नज़र आ रहा है कि उन्होंने वोट कास्ट करना है। अब वोट बिल्कुल, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो बड़ी मुस्लिम फ्रेंडली ट्वीट्स भी कर रहे हैं, स्पेशली मुहर्रम और रमज़ान के आगाज़ में भी उन्होंने बड़ी ट्वीट की थी, तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों की जो सिंपथीज हैं ना वो अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं जो बाइडेन। और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स में हार्डकोर राइट विंगर जो है वो नॉमिनेशंस लेके जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अभी ब्रेक में हम ज़रा बात कर रहे थे अपने आने वाले मेहमान से, और ज़रा हल्की फुल्की उनसे बातचीत हो रही थी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि यार आप कुछ जॉगिंग का शौक है? तो उन्होंने कहा जी मैं 21 किलोमीटर भागता हूँ बुध के दिन, क्योंकि उससे एक दिन पहले या शायद बुध के दिन शायद गोश्त का नागा होता है, शायद इसलिए वो ज़्यादा भागते हैं। लेकिन 21 किलोमीटर भागते हैं और साल में एक दिन वो 42 किलोमीटर भागते हैं। रनिंग फिट रहने के लिए माशाल्लाह बिल्कुल सुपर फिट आदमी है जो हमारे साथ होकर बैठा है। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा सा पेशतर के मेहमान से इंट्रोड्यूस करना है, आपको भी कहेंगे कि जी जरा जॉगिंग करें, फिट रहें, खास तौर पे आजकल के दिनों में। हाँ बिल्कुल, ये शफात और जिस मुहिम का इन्होंने आगाज किया उस मुहिम का नाम है बॉर्न टू रन, मतलब नसो, दौड़ लगाओ, पज्जो, नसो पज्जो, इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को फिट रखना है, इसलिए क्योंकि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि हम बड़े लेजी लेथार्जिक हो गए। लेकिन शफात बड़ा अच्छा लगता है जब कभी वीकेंड पे आपकी जल्दी आंख खुल जाए तो आप देखते हैं कि लाइन से लोग दुड़की लगाते हुए जा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं भाई। तो जिन्होंने इसका आगाज़ किया, जो इसके बानी हैं बॉर्न टू रन के, हमारे साथ सोहेल सरदार साहब मौजूद है, ज़रा उन्हीं से गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोहेल साहब, ये शुरू कैसे किया आपने बॉर्न टू रन? कल आपने नसना शुरू किया था, यानी कि भागना शुरू किया था? मैंने 2017 में अकेला भागता था, तो 4 महीने अकेला भागता रहा। फिर मैंने 3 साल तक लोगों को पार्क में वीकली 4 डेज ट्रेनिंग दी, और उन लोगों को मैंने बुलाया जो घर में बैठे होते थे, फैमिलीज, पेरेंट्स, किड्स। तो आज फिर वहाँ से स्टार्ट किया कराची से पूरा पाकिस्तान, अब पूरी दुनिया में वन ऑफ द फेमस बॉर्न टू रन पाकिस्तान। सर रनिंग पूरी दुनिया में एक बड़ा ज़बरदस्त पैशन है, हमारे यहाँ लोग नहीं भागते इतना, कोई मसला है हमारे को? देखिए रनिंग इज़ वेरी टफ, लेकिन अगर आप कर लेना तो मतलब उससे अच्छा फिटनेस लेवल हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पे अब हम लोग संडे मॉर्निंग को रमादा क्रीक के बाहर हम लोग 100 से ऊपर लोग जमा होते हैं जो रन करते हैं। उससे पेरेंट्स भी होते हैं, किड भी होते हैं। अब जो जिनको मैंने ट्रेन किया फीमेल्स को, ठीक है, अब वो दुबई मैराथन करती हैं, टर्की मैराथन करती हैं। अच्छा, इससे पहले वॉक भी नहीं करती। ये अच्छा, ये मुझे बताइएगा। एक तो हमारे यहाँ शफात मसला ये भी है ना कि बड़ी जवान उम्र में लोग 30 साल की उम्र में पहुँचते हैं, घुटनों की शिकायत हो जाती हैं, तो वो घुटनों की शिकायत वाले लोग फिर कैसे भागेंगे? देखें, एक फॉर्म और पॉस्चर होता है रनिंग का, ठीक है, और जितने भी लोग वॉक नहीं करते या रन नहीं करते, ठीक है, मैं उनको ट्रेन करता हूँ। तो हर इंसान के अंदर एक वीक बंदा बैठा होता है, मैं उसको निकाल के बाहर फेंक देता हूँ। उसकी वीकनेस को निकाल के बाहर फेंक यस, देखिए नहीं, मुझे लगा वीक बंदा उठा के बाहर फेंक। नहीं, वीक बंदा हर इंसान के अंदर होता है जो बोलता है आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। मेरा काम ये होता है उनको पुश करता हूँ और वो वीक बंदे को निकाल के, और एक नॉर्मल बंदे को जब ये पता लग जाए कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उससे बड़ा चैंपियन को बन नहीं सकता। ये बात सच है कि अगर आप रनिंग करते हैं, मिसाल 5 किलोमीटर अगर आप रनिंग करते हैं, तो फिर आप लकड़ हजम पत्थर हजम हो जाते हैं, जो मर्जी आप खाएं, जितना मर्जी खाएं, यू डोंट नीड टू डाइट एट ऑल। जितने लोग हैं ना वो फूड लवर हैं, तो मैं उनको बोला यार खाना खाओ। अगर आप उनका खाना देख लेना, लेकिन वो क्या करते हैं, जिस दिन खाना ज़्यादा खाना होता है ज़्यादा भाग लेते हैं। ओके,
burn it. फिट और जैसे देखते हैं कि नाश्ते से पहले और स्पेशली या फिर खाने से पहले लोग रनिंग ज़रा तभी करते हैं जब उनके बाद में खाना होता है। देखिए रनिंग इज़ एडिक्शन। आपको अगर जैसे अगर आपने कर ली स्टार्ट तो फिर आपको रोज़ाना एक डोज की तरह चाहिए। अच्छा, लेकिन सुहेल साहब मसला ये है कि बहुत सारे वो लोग, जैसे मुझे अगर एस्थमा है तो मैं एक लेवल से ज़्यादा मैं भाग नहीं सकती, ना ही मैं कार्डियो कर सकती। अच्छा, मैं आपको अस्थमा पे बताऊँ, मेरे पास परसों ही फीमेल आई थी, उससे पहले भी आ चुकी है। तो उन्होंने मुझे कहा सरदार मुझे ना अस्थमा है और इन्हेलर हर वक्त मेरे पास होता है। तो मैंने कहा चले मेरे साथ रन करें। तो मैंने कहा आज आपने पानी और इसको इन्हेलर को हाथ नहीं लगाना। ओके। उनको मैंने परसों 500 मीटर उनको रन करवाया मैंने बगैर उसके। तो परसों फिर कल की बात है, कल मैंने उनको 2 किलोमीटर नॉन स्टॉप कराया। मैंने कहा आफ्टर 1 मंथ नॉन स्टॉप रन। यस, इनक्रेडिबल। और ये कितने दिन की ट्रेनिंग? 2 दिन। 2 दिन की ट्रेनिंग। मैंने कहा आफ्टर 1 मंथ आपका इन्हेलर रोड पे फेंक दूंगा अपने। और वाकई और कई लोग मैंने किए हैं, कई लोग हैं जो अब हाफ मैराथन करते हैं, इन्हेलर खत्म कर चुके हैं लाइफ। इनक्रेडिबल, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं सर एक और बड़े मसले की तरफ। हमारे ना बच्चे, हम बचपन में ना उनको कस के जैसे कहते हैं गुंदख करते हैं जी जी। और उनकी जो है ना वो टांगे हम फाइनली वो गोडे जो है ना वो नॉक करवा देते हैं। हर जो ISSB देने वाले लड़के हैं सबको पता होगा कि वो नी नॉकिंग में सब पकड़े जाते हैं, आधे ही तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये नी नॉक वाले भी और फ्लैट फुट वाले भी रनिंग कर सकते हैं ऐसे? देखिए अब बच्चों का ये है, अब मैंने एक बच्चा मेरे पास आया ज़िदान ज़ुबैरी, ही इज़ 11 ईयर ओल्ड। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था, तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार 1 हफ्ते के बाद ना आप मेरे साथ हाफ मैराथन करोगे। उस बच्चे को मैंने 21 किलोमीटर रन कराया नॉन। ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी किड। जबरदस्त। तो क्या है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन शेप एग्जैक्टली गाइड नी नॉक हो, एस्थमा हो, फ्लैट फुट हो, आप रनिंग कर सकते हैं। सर आप मेरे पास भेजें, आप जो कभी जिंदगी में कभी चला भी नहीं होगा ना उसको ही भगाऊंगा। चले मैं भी भागने के लिए जो है वो आपके पास जरूर आऊंगी ताकि मैं भी भाग सकूं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए बॉर्न टू भागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप तमाम तरह की बीमारियों से भाग सकते हैं सिर्फ फिजिकली भागने से। खैर अभी आपकी कामधेनु खबर से आगाह करते चलें कि कराची में बारिश का एक और स्पेल जारी है और मलीन नदी, समूह गोट, सुखन गोट, आंसू गोट समेत अतराफ के इलाके इससे शदीद मुतासर हुए हैं और मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत भी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 5 दिन से बिजली और गैस की फराहमी भी मुनक़ते है और इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कराची में बारिश का तबाहकुन स्पेल अभी तक जारी है। आगे चलते हैं जनाब और अब बात करते हैं शुमाली इलाका जात की। बालाई चित्राल में बुध को होने वाली मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और फ्लैश फ्लडिंग के नतीजे में रेश का इलाका और उसका अहम राबता पुल सैलाब की नज़र हो गया है। आपको बताते चलें कि चित्राल के इलाके रेश में अहम राबता पुल जो है वो सैलाब की नज़र हो गया है। हमारे नुमाइंदे शहजाद महबूब हमें वहाँ से तफसीलात से आगाह करें। जी शहजाद। खैबर पख्तूनख्वा का बालाई ज़िला है चित्राल, जहां पर बुध की रात तकरीबन 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई है। अपर चित्राल का इलाका है रेशन जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, वहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस सैलाब की वजह से जो रेशन से मुतसिल आसपास के देहात हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। जबकि अहम बात यह है कि जो राब्ता एक अहम पुल है RCC पुल जो कि अपर चित्राल को दीगर अजला से जोड़ता है वो भी सैलाब बुर्द हो गया है। इस इलाके में जो दीगर 3 से लेकर 4 राब्ता पुल मजीद बताए जाते हैं जो कि आसपास के इलाकों को जाते हैं, वो भी सैलाबी पानी की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुकामी लोग और इंतजामिया से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक मुश्किल पेश आ रही है। बिजली की अदम फराहमी की वजह से इमदादी काम मुतासिर हो रहे हैं और साथ ही साथ सैलाब की वजह से जो कड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया शहजाद महमूद आपका में तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब ख़वातीन और हज़रात आपसे इजाज़त जाने का वक्त हो जाता है। जाते जाते बताते चलें कि इस्लामाबाद में दरिया सवाम में भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और पानी बाहर आ रहा है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़।